हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो हम रैंडम वेरिएबल देख रहे थे, उसमें हमने डेंसिटी फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देख लिए रैंडम वेरिएबल के। फिर हमने उनकी कुछ स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन, वेरिएंस, इन सब की हमने बात की। तो आगे जब हम रैंडम वेरिएबल को के टाइम डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे एक सिग्नल के फॉर्म में, मतलब जब आप जैसे नॉइज को जब इंट्रोड्यूस करेंगे, रैंडम प्रोसेस को जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो सिग्नल उसकी कुछ हमारे पास गिवन होगी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज, और उनके टर्म्स में फिर हमें एनर्जी या फिर पावर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी। तो उन आगे की चीजों को समझने के लिए जस्ट फॉर अ चेंज यहाँ पर हम ये जो टॉपिक आज हम रख रहे हैं, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज क्या होती हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर आपको एलटीआई सिस्टम के लिए इनपुट में पता हो तो आउटपुट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या फिर एनर्जी, या फिर अगर पावर पता हो आपको, इनपुट साइड में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता हो तो आउटपुट का कैसे पता करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनका क्या रिलेशन है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के साथ, और फिर हम देखेंगे कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आप पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ एक एग्जांपल्स भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कर सके। तो आगे इनका हमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होना है, इसलिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा सिग्नल के टाइप की चीजें हैं, रैंडम चीजें लगातार पढ़ के अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो इसलिए यहाँ पर आपका चेंज भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, हम शुरू कर रहे हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से। तो अगर हम स्टार्ट करें, हम मान लें कि हमारे पास कोई एक एनर्जी सिग्नल है x ऑफ t, कंसिडरिंग एन एनर्जी सिग्नल हमने कंसीडर किया एक एनर्जी सिग्नल x ऑफ t। अब अगर हम इस x ऑफ t के लिए देखें कि मान लिया हमने कि इस x ऑफ t का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपने x ऑफ ओमेगा से लिखा है। मान लेते हैं हम कि x ऑफ t के लिए अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिखा x ऑफ ओमेगा, देन बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आपको पता है जिस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आपको क्या मिल जाएगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पर इस फूरियर ट्रांसफॉर्म की यूनिट्स देखते, मान लीजिए कि आपका ये जो सिग्नल है x ऑफ t, अगर हम कहें कि ये हमारा जो सिग्नल है, अगर ये वोल्टेज सिग्नल है, अगर ये वोल्टेज सिग्नल है, मतलब अगर हम मान लें कि इसको इसकी यूनिट अगर हम मान लेते हैं क्या इसकी यूनिट वोल्ट्स है। ये भी हो सकता है कि ये सिग्नल आपका कैसा हो, करंट सिग्नल हो, करंट वेव फॉर्म हो ये कोई, तो उस केस में इसके लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी? एम्पेयर्स होगी। तो अगर आप यहां देखें तो आप क्या कर रहे हैं? सिग्नल को टाइम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब पूरे टाइम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये चीज, इसके लिए आप अगर यूनिट देखें एक्स ऑफ ओमेगा की, तो एक्स ऑफ ओमेगा की यूनिट क्या आएगी? जो इसकी यूनिट है मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ टाइम। मतलब आप लिख सकते थे कि इसकी जो यूनिट होगी वो या तो आप लिख सकते थे वोल्ट सेकेंड, या फिर आप लिख सकते थे एम्पेयर सेकेंड। एम्पेयर इंटू सेकेंड, जो भी आपने ली यूनिट एक्सटी की, उसमें टाइम की यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास यूनिट्स होती, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि वोल्ट पर हर्ट्ज, और इसको आप लिख सकते थे एम्पेयर पर हर्ट्ज। सेकेंड को अगर हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का रिलेशन देखा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम यूज करें अपने पार्सेवल्स थ्योरम को, तो आपको पता है फ्रॉम पार्सेवल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर आपका किसी सिग्नल के लिए आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज अगर हम लिखें एनर्जी ऑफ सिग्नल xt, देन इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। और आप कहते हैं अगर ये एनर्जी आपको चाहिए तो आप इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म से भी कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स, अगर आप डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी हमारे ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कीजिए और ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आपने ये भी देखा है कि अगर हम ओमेगा के टर्म्स में नहीं लेकर अगर हम f के टर्म्स में लेना चाहते हैं तो फिर हमें ये 1/2 का टर्म ले लेना। तो वहां पर आप इसको भी x ऑफ ओमेगा नहीं लिखकर x ऑफ f लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज तो नहीं बदलेगी। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास x ऑफ ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन है 1/a प्लस जे ओमेगा, तो ये एक्सप्रेशन लिखे या इसी चीज को हम क्या लिखें? 1/a प्लस जे 2πf लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये x ऑफ ओमेगा को हम ओमेगा का फंक्शन भी कह सकते हैं, और इसको आपने और किसका फंक्शन कहा, इसको आप चाहते तो x ऑफ f भी कह सकते हैं। तो जब x ऑफ f लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं आप, जब x ऑफ ओमेगा लिखते हैं तो इस फॉर्म में आप लिखते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू 1/2 का टर्म हट जाएगा अगर हम यहाँ पर डी ओमेगा की जगह df लिखेंगे। मतलब अगर आप ओमेगा इक्वल्स टू 2πf पुट करके इस इंटीग्रल को देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ, यहाँ पर हम देख लिया हमने कि चाहे x ऑफ f लिखें या x ऑफ ओमेगा लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने x ऑफ ओमेगा ही रहने दिया, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
इंटू डी ओमेगा नहीं लिखकर अब हमने क्या लिखा, डी एफ लिखा। ठीक है, ये चीज अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 का टर्म लेना है, अगर एफ के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 का टर्म नहीं लेना है। तो अब अगर आप देखें कि ये पार्सेवल्स थ्योरम आपसे क्या कहती है, तो अगर आप देखें तो पार्सेवल्स थ्योरम ये कहती है, अगर आप मान लीजिए कि कह रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ये आपको किसी सिग्नल एक्स ऑफ टी की एनर्जी दे रहा है, तो ये जो भी चीज है अगर हम इसको पूरे टाइम में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें पूरी एनर्जी मिल रही है। एक्स ऑफ टी सिग्नल की पूरी एनर्जी आपको मिल जाएगी अगर आप कहां से कहां तक टाइम में इंटीग्रेट करने, फ्रॉम -∞ टू +∞। तो अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें तो इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये जो टर्म है ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, जिसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ओवरऑल चीज क्या मिल रही है, आपको एनर्जी मिल रही है। मतलब इस एक्स ऑफ टी को क्या कह सकते हैं, आपको क्या दे रहा है, इट इज एनर्जी, एक्स ऑफ टी को नहीं, किसको, किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर की, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, ये हमें एनर्जी पर यूनिट टाइम दे रहा है। तभी हम इसको अगर टाइम में इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के टर्म्स में तो हमें ये जो वैल्यू मिल रही है इस इंटीग्रल की वो क्या मिल रही है, टोटल एनर्जी मिल रही है। तो पार्सेवल्स थ्योरम ये कहती है कि ये जो आप निकाल रहे हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू, ये या तो आप एनर्जी पर यूनिट टाइम देख लीजिए कितना है, उसको आप पूरे टाइम में इंटीग्रेट कर लीजिए तो मिल जाएगी, या फिर यही एनर्जी आपको यहां से ऐसे भी मिल सकती है। अगर हम इस रिलेशन को देखें, अगर हम इस चीज को कहें, फिर से आप अगर देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है, अगर हम f के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम -∞ टू +∞, मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये हमें क्या दे रहा है, यूनिट फ्रीक्वेंसी में जितनी एनर्जी है उस चीज को ये हमें बता रहा है। मतलब अगर आप देखें तो इस x ऑफ ओमेगा को क्या कह सकते हैं हम, इट इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी कहें आप या फिर कहें बैंडविड्थ, क्योंकि एक रीजन आपने पर यूनिट का मतलब एक कोई स्मॉल आपने रेंज कंसीडर की है कि उस स्मॉलेस्ट रेंज में कितनी एनर्जी होगी, तो वो ये चीज डिफाइन करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ लिख लिया हमने इसको, बैंडविड्थ, जहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स ऑफ ओमेगा तो ठीक है आपने ओमेगा के टर्म्स में लिखा, डिफरेंशिएट क्योंकि इंटीग्रेट आप एफ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए इस बैंडविड्थ की यूनिट क्या लेनी है, इन हर्ट्ज। ये बैंडविड्थ आपकी कैसी होगी, इन हर्ट्ज अगर हो तो ये जो टर्म है इस टर्म को फिर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, हमें एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ बता रहा है, तभी इसको हम पूरी फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू मिल रही। तो पार्सेवल थ्योरम का यही स्टेटमेंट है कि अगर हमें किसी सिग्नल एक्स ऑफ टी की टोटल एनर्जी चाहिए तो या तो हम उस सिग्नल की एनर्जी पर यूनिट टाइम देख लें और उसको पूरे टाइम में इंटीग्रेट कर दें, या फिर हम उसी सिग्नल के ट्रांसफॉर्म से हम एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ देख लें और उसको हम क्या करें, पूरी फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो इसलिए यहां से आपने डिफाइन किया कि ये जो फंक्शन है, देयरफॉर ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर, आपने इसको नाम दिया एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ, पर यूनिट बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ किस में लेना है, हमें इन हर्ट्ज में लेना है। क्योंकि देखिए इसी चीज को हम ये 1/2 पाई अलग से नहीं लिखना चाहते थे, हम सिर्फ ये चाहते थे कि ये सिर्फ यही फंक्शन हमें क्या बता दे, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी बता दे। तो इसलिए उस केस में जो हम इसकी यूनिट ले रहे हैं वो हम पर यूनिट बैंडविड्थ के लिए देख रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ एफ ले रहे हैं तो इसलिए बैंडविड्थ की यूनिट हमने क्या लिखी है, हर्ट्ज लिखी है। तो अब यहां से अगर आप देखें, इसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को, कि यही हमारे लिए एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ इन हर्ट्ज है, जिसको हमने और क्या कहा, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहा। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन जो देते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं साई, अगर इसके लिए हम यूज करें तो इसको हम कहेंगे साई एक्स ऑफ ओमेगा, दैट इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर सिग्नल एक्स ऑफ टी विच इज एन एनर्जी सिग्नल। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर। इसी चीज को हम नाम देंगे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब देखिए क्या बता रही है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी बता रही है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम यहां पर अलग अलग केस में देख सकते हैं। जैसे ये जो एक्स ऑफ ओमेगा आपने लिया है, अभी आपने डिफाइन कर दिया कि अगर सिग्नल हमारा एक्स टी वोल्टेज सिग्नल होगा तो सिग्नल की यूनिट होगी वोल्ट्स, उस केस में एक्स ऑफ ओमेगा की यूनिट क्या होगी, या तो वोल्ट सेकंड कहें या फिर वोल्ट पर हर्ट्ज कहें। अगर हमारा करंट वेवफॉर्म है सिग्नल तो उस केस में इसकी यूनिट है एम्पियर्स, और उस केस में यहां पर यूनिट हमारी एम्पियर सेकंड या फिर एम्पियर हर्ट्ज होगी। तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपने इसी के स्क्वायर को डिफाइन किया, एक्स ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को डिफाइन किया आपने। तो इसलिए अगर हम लिखें कि एक्स ऑफ टी हैज यूनिट एम्पियर, देन ये जो आप लिख रहे हैं साई एक्स ऑफ ओमेगा
इसकी यूनिट क्या होगी उस केस में? अगर हम देखें तो ये क्योंकि हमारा क्या है, ये फंक्शन साई एक्स ऑफ ओमेगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इसके लिए आपने देख लिया कि अगर एक्स टी की यूनिट ए होगी तो उसकी यूनिट एम्पेयर सेकेंड होगी, मतलब एम्पेयर पर हर्ट्ज होगी। तो एम्पेयर पर हर्ट्ज का अगर आप स्क्वायर करेंगे मतलब ये वैल्यू कैसी है, एम्पेयर स्क्वायर पर हर्ट्ज स्क्वायर। यहीं पर अगर हम लेते हैं कि इफ, अगर हमने डिफाइन किया होता इफ एक्स ऑफ टी हैज यूनिट्स वोल्ट, अगर वोल्ट है वोल्टेज सिग्नल अगर आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी, तो उस केस में जो हमारे साई एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू होती दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, उस केस में ये वोल्ट पर हर्ट्ज होता, तो ये वोल्ट पर हर्ट्ज इसका स्क्वायर ये आपके इस एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की यूनिट होती। तो आपको ये समझना है कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ, जिससे कि हम अगर इस चीज को पूरे बैंडविड्थ में इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या चीज मिल जाए, टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाए। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अब इसके टर्म्स में हम, तो यहां से अगर हमें कभी फाइंड करना होगा तो हमारे पास ये सिंपल रिलेशन है Ex इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, या तो आप लिखें, अगर आप लिख रहे हैं 1/2 पाई, यहां से अगर आप देखें तो इस चीज को आपने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन किया तो 1/2 पाई अगर आप लिखेंगे तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, डी ओमेगा लेना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को हम नहीं लिखते, यहां से डायरेक्टली आप लिख लीजिए ये वैल्यू क्या होगी, जो भी आपने साई एक्स ऑफ ओमेगा डिफाइन किया है इनटू डी एफ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है साई एक्स ऑफ ओमेगा, तो यहां से आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे पास सिग्नल है जिसके लिए हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है, एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ पता है, अगर उसको हम किसी एलटीआई सिस्टम से पास करें, तो अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रल, आप ऐसे लिखें बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज ऑफ अ LTI सिस्टम। अगर हम ऐसे किसी सिग्नल को LTI सिस्टम से पास कर रहे हैं जिसके लिए हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है, और अगर हमें उसके लिए डिफाइन करना है कि आउटपुट की पावर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी, मान लीजिए ये हमारे पास कोई LTI सिस्टम है। अगर LTI सिस्टम है तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स नोन होगा h ऑफ t, तो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं h ऑफ ओमेगा। इजी होगा अगर आप लैप्लास डोमेन में अगर कैलकुलेट कर लो और फाइनली उसमें अगर पुट कर दें s इक्वल्स टू जे ओमेगा, अगर आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ROC इंक्लूड करती है जे ओमेगा एक्सिस को, तो यहां से आप इस सिग में एक एनर्जी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में x ऑफ t, जिसके लिए मान लीजिए हमने कहा कि इसके लिए जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है अगर वो हमारी साई एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर इसका ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा x ऑफ ओमेगा है, तो ऐसे ही ht का ट्रांसफॉर्म आपने डिफाइन कर दिया h ऑफ ओमेगा, और आउटपुट में जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास yt, अगर हम कहें इसके लिए जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है दैट इज साई y ऑफ ओमेगा, और इसका ट्रांसफॉर्म अगर हम किससे लिखें, y ऑफ ओमेगा से लिख लें। तो आपको पता है कि LTI सिस्टम का आउटपुट कैसे मिलता है हमें, इनपुट का कन्वोल्यूशन इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ। तो यहां से आप लिख सकते थे कि आउटपुट yt इज इक्वल्स टू h ऑफ t, या आप लिखें x ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t, या h ऑफ t कन्वॉल्व विद x ऑफ t, सेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो अगर हमने लिखा h ऑफ t कन्वॉल्व विद x ऑफ t, मतलब अगर हम यहां पर अप्लाई कर दें दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने लिखा y ऑफ ओमेगा, इट इज इक्वल्स टू यूजिंग कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स h ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विद x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन कर रखा है x ऑफ ओमेगा। अब अगर आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर कर लें, मतलब अगर हम इस तरफ भी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर, यहां भी हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जो भी फंक्शन था हमारा h ऑफ ओमेगा x ऑफ ओमेगा, इस पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें यहां जो आपने डिफाइन किया कि x ऑफ t की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी साई x ऑफ ओमेगा है, तो बाय डेफिनेशन इस साई x ऑफ ओमेगा की क्या वैल्यू है, जो इस xt का ट्रांसफॉर्म है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारे लिए क्या है, साई x ऑफ ओमेगा। ऐसे ही साई y ऑफ ओमेगा क्या होगा, जो भी आपका ट्रांसफॉर्म है y ऑफ ओमेगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर, मतलब इस चीज को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ये हमारी आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी,
एंड इट इज इक्वल्स टू, यहां से ये h ऑफ ओमेगा का स्क्वायर ये डिपेंड करता है क्या हमारे जो भी हमने LTI सिस्टम यूज किया है उसका क्या ट्रांसफर फंक्शन था, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो भी वैल्यू होगी h ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू इस टर्म को क्या कह सकते हैं हम, साई, इट इज व्हाट, साई y ऑफ ओमेगा, और ये क्या वैल्यू x ऑफ ओमेगा। तो यहां से डायरेक्ट हमें रिलेशन दिख रहा है कि अगर हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनपुट में पता हो तो आउटपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी, उसको जो भी मैग्नीट्यूड है फिल्टर का, मतलब जो भी LTI सिस्टम आपने यूज किया है उसके मैग्नीट्यूड, जो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारा इनपुट की डेंसिटी थी, तो हमें आउटपुट की डेंसिटी मिल जाएगी। एक ये रिलेशन हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट रिलेशन देखें, दैट इज रिलेशन बिटवीन, ये हम लिखे रिलेशन ऑफ ESD विथ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ACF। तो देखिए थोड़ा सा हम बेसिक्स देख लेते हैं ACF का। ये सभी चीजें क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर हम पहले ACF पढ़ते तो वहां पर उसका रिलेशन हमें देखना पड़ता है एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से, तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए किसी को भी आप पहले पढ़ सकते हैं। तो आपको सिंपली अगर हम एक बार डिफाइन कर लें, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं अगर हमने नहीं देखा है। कोरिलेशन फंक्शन, कोरिलेशन ऑफ टू सीक्वेंसेज अगर आप देखें तो आप अगर लिखते हैं R, अगर हम लिखें x y ऑफ टाउ, अगर आपके पास दो सिग्नल्स हैं x ऑफ t और y ऑफ t, तो यहां पर उनका जो कोरिलेशन फंक्शन आप लिखते हैं वो वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अगर हम एनर्जी सिग्नल्स के लिए देख रहे हैं, एनर्जी सिग्नल्स के लिए -∞ टू +∞, x ऑफ t पहला सिग्नल और दूसरे सिग्नल का कॉन्जुगेट दैट इज y ऑफ t, अगर आपने दूसरा सिग्नल लिया तो उस केस में y कॉन्जुगेट ऑफ t माइनस टाउ dt। तो ये आपको जो रिलेशन दिख रहा है वो कन्वोल्यूशन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ कन्वोल्यूशन आप टाउ के रिस्पेक्ट में करते हैं, वहां पर t आपकी शिफ्टिंग का फैक्टर होता है। यहाँ पर आप टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये हमारा कोफिशिएंट किसका है, ये हमारा फंक्शन किसका है, टाउ का। मतलब आप ये जानते हैं कि जो कोरिलेशन हमारा डिपेंड करता है वो सिर्फ जो आपने शिफ्ट लिया है उस शिफ्ट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो सिग्नल्स हैं इन जनरल अगर आप देखें कि वो कॉम्प्लेक्स भी अगर हो सकते हैं, तो इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल एक चीज पता होनी चाहिए कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं xt मल्टीप्लाइड विथ y कॉन्जुगेट ऑफ t माइनस टाउ। ये टाउ हमने शिफ्टिंग फैक्टर लिया है। मतलब कोरिलेशन आपको बताता है डिग्रीज ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन वन वेव फॉर्म व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द डिलेड वर्जन ऑफ अनदर वेव फॉर्म। किसी दूसरे सिग्नल के अगर डिलेड वर्जन के साथ किसी एक सिग्नल के बीच सिमिलरिटी आप अगर देख रहे हैं तो वो चीज आपको बताती है कोरिलेशन। तो यहां से अगर हम देखें कि जैसे हमने एक सिग्नल को अगर डिले कर लिया तो ये सेम चीज होती अगर हम इस सिग्नल को उतना ही क्या कर लेते, एडवांस कर लेते। मतलब इसी रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू ∞ x ऑफ, अगर हम यहां पर लिख लेते t प्लस टाउ और यहां लिख लेते y कॉन्जुगेट ऑफ t, तो भी फर्क नहीं पड़ता dt। ये भी हम लिख सकते थे इसके रिलेशन के लिए, ठीक है। तो अब एक और चीज क्या है कि अगर हम मान लें कि जिन सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं अगर वो सिग्नल्स हमारे रियल सिग्नल्स हैं, मतलब कॉन्जुगेट का जो इफेक्ट होगा वो वहां पर नहीं होगा। अगर हमारा ये yt रियल सिग्नल होता तो y कॉन्जुगेट ऑफ t yt के ही बराबर होता। तो उस केस में आप इसको क्या लिख सकते हैं, इफ xt एंड yt आर रियल, xt एंड yt आर रियल, अगर xt और yt कैसे हमारे आर रियल, तो उस केस में जो आप ये लिख रहे हैं आर एक्स वाई ऑफ टाउ, ये वैल्यू हमारी क्या होती, यहां पर अगर आपने पुट किया तो यहां पर आप ये कॉन्जुगेट हटा सकते थे। तो ये आप समझ रहे हैं कि इसको हम लिया तो चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू ∞ x ऑफ t प्लस टाउ y ऑफ t dt, या फिर यही चीज हमारी क्या हो जाती, -∞ टू ∞ x ऑफ t y ऑफ t माइनस टाउ dt। ये चीज हमारे पास ये कोरिलेशन से ये वैल्यू आ जाती। आप अगर इसको देखें तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपने x ऑफ t को x ऑफ टाउ को y ऑफ माइनस टाउ के साथ कन्वॉल्व कर रखा है। अगर आप कॉन्वोल्यूशन से इसका रिलेशन देखते हैं वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जैसे आपने कहा कोरिलेशन मतलब एक सिग्नल का दूसरे सिग्नल के आप डिलेड वर्जन के साथ सिमिलरिटी देख रहे हैं। अगर आपको एक सिग्नल की उसी के टाइम डिलेड वर्जन के साथ अगर सिमिलरिटी देखनी होती है तो वहां पर क्या डिफाइन करते हैं आप, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। मतलब एक सिग्नल का उसी के साथ सिमिलरिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा x ऑफ t और यहां पर भी x कॉन्जुगेट ऑफ t माइनस टाउ। अगर xt रियल है तो इस केस से क्या आ जाएगा, या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x ऑफ t प्लस टाउ इंटू एक्स ऑफ टाउ डी एक्स ऑफ टी डी टी, या फिर उसी को आप लिख सकते हैं यहां भी एक्स टी लिया और यहां भी एक्स ही लेते, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। तो इस तरह से हम कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को। तो अगर हम इसको देखें कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के साथ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का क्या रिलेशन है, तो उसके लिए
इन सब पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। बस एक कॉन्सेप्ट इसमें हम रैंडम वेरिएबल का यूज करेंगे और उसके बाद सारी चीजें यही रिपीट होंगी और क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको इन चीजों पर दिखने वाले। तो अगर हम देखें इसमें रिलेशन विथ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो देखिए अगर हम डिफाइन करें, अब अभी हमने कोरिलेशन देख लिया, तो हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? हम देख रहे हैं रिलेशन विथ ACF। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मतलब आर एक्स एक्स ऑफ टाउ, एक्स का एक्स के ही डिलेड वर्जन के साथ आपको सिमिलरिटी देखनी। तो आपने लिखा -∞ टू +∞ एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ dt, ठीक है। और अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए आप अगर लिखते हैं एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी, तो आपको पता है ये रिलेशन -∞ टू ∞ एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डीटा, ऐसा लिखते हैं आप। तो अगर हम यहीं पर अगर हम कहें कि हमें क्या डिफाइन करना है, अगर हमें मान लिया हमने कि हमें डिफाइन करना है एक्स ऑफ टाउ कन्वॉल्व विथ एच ऑफ माइनस टाउ, और यहां एच की जगह पर भी हम एक्स ले लेते हैं, एक्स ऑफ माइनस टाउ। क्या करते हैं हम कन्वोल्यूशन में? पहले साथ दोनों फंक्शंस का बेस चेंज करते हैं, टी से हमने कुछ भी बेस ले लिया टाउ, ठीक है। तो दोनों फंक्शन में ये एक्स ऑफ टी, किसी एक फंक्शन को बस बेस चेंज किया तो हमने लिखा एक्स ऑफ टाउ, दूसरे फंक्शन में टी को रिप्लेस करना है टी माइनस टाउ से। तो ऐसे ही अगर हम टाउ के टर्म्स में कोई चीज लिखी है उनको कन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ टाउ से बेस चेंज करके मान लीजिए हमने टी कर दिया, तो क्या लिखा हमने? एक फंक्शन एज इट इज एक्स ऑफ टी, और दूसरे को क्या रिप्लेस करना हमें? ये जो फंक्शन है, जैसे आपने यहां पर h में t था तो t को t माइनस टाउ से रिप्लेस किया, t की जगह टाउ ले रहे हैं और टाउ की जगह t ले रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा? x ऑफ टाउ माइनस मतलब x ऑफ t माइनस टाउ आ जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? अगर ये चीज हम लिखें, अगर हम इसके लिए लिखें तो क्या वैल्यू आएगी हमारी? इट इज x ऑफ टाउ, इट इज व्हाट? dt। देखिए हमने क्या किया, एक फंक्शन में हम सिर्फ बेस चेंज करते हैं, तो एक फंक्शन जो एक्स ऑफ टाउ था उसमें सिर्फ बेस चेंज किया और एक्स ऑफ टी कर दिया। दूसरे फंक्शन में एक बेस भी चेंज करते हैं, मतलब आपने टी को जो रिप्लेस किया है, आप टी को रिप्लेस करते हैं टी माइनस टाउ से, या फिर आप कहें कि इसको और किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? माइनस टाउ प्लस टी से। मतलब अगर आपने बेस को टी से चेंज करके टाउ किया था तो आपने यहाँ अगर टी था तो उसको किससे रिप्लेस किया? माइनस ऑफ टाउ से। तो ऐसे ही अगर आपका बेस टाउ था तो आपने टाउ की जगह पर क्या किया? इसमें एक तो शिफ्टिंग की और एक रिवर्सल किया, तो रिवर्सल किया तो ये माइनस टी, और शिफ्टिंग किया तो ये फिर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस टी प्लस टाउ। तो इस चीज को अगर हम देखें, मतलब अगर आपने टाउ से चेंज करके, तो ये माइनस ऑफ ये वैल्यू आपको लेनी है, दैट इज देखिए इसको आप इजीली समझ सकते हैं। मतलब ये जो चीज आएगी हमारे पास एच ऑफ टी से एच ऑफ टी माइनस टाउ, तो एच ऑफ यहां पर क्योंकि हमें माइनस साइन भी लेना है, तो यहां पर माइनस साइन जब हम लेंगे, माइनस टाउ से हम क्या कर रहे हैं? कन्वॉल्व वगैरह कर रहे हैं। तो आपने ये चीज आपको लिखनी थी कि जो x ऑफ माइनस टाउ है ये किससे चेंज हो जाता? h ऑफ t किससे चेंज हुआ? h ऑफ t माइनस टाउ से। ये किससे चेंज होता? x ऑफ ये माइनस कॉमन, और जैसे आपने t को टाउ t माइनस टाउ से चेंज किया, वैसे ही आप टाउ को किससे चेंज करते? टाउ माइनस t से। जैसे आप यहां पर लिख रहे हैं थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको, ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहां पर अगर हम देख रहे हैं t से बेस को चेंज करके टाउ किया, मतलब हम दो ऑपरेशंस क्या क्या ले रहे हैं? हम यहां पर ऑपरेशंस क्या क्या ले रहे हैं? एक हम शिफ्टिंग ले रहे हैं, शिफ्टिंग कितने से? बाई प्लस टी, और एक हम रिवर्सल ले रहे हैं। रिवर्सल किसमें होगा? जो आपने बेस बनाया होगा, जैसे टी से चेंज करके बेस टाउ किया तो रिवर्सल मतलब उस टाउ में नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो टी को चेंज करके आप क्या कर रहे हैं? अगर टी है तो उसको चेंज करके आपने टी माइनस टाउ किया। अगर यहां पर माइनस टाउ है तो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे हम? इसको अगर हमने चेंज किया, ये माइनस टाउ को आपने चेंज करके लिखा, इसमें आपको क्या करना है? माइनस साइन है, और उसके बाद इस टाउ को आपको किससे रिप्लेस करना है? अगर आपने टी से रिप्लेस कर दिया तो उस टी में एक हमारा माइनस साइन आएगा, जैसे यहां पर आपने टी को टाउ से रिप्लेस किया तो एक माइनस साइन आया, और एक शिफ्टिंग देनी है, तो शिफ्टिंग को यहां पर हमने टी से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर हमने टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या चीज आ गई? टी माइनस टाउ आ गई। तो इसलिए यहां पर हमारे पास एक फंक्शन एक्स ऑफ टी एज इट इज, दूसरे फंक्शन में क्या आ गई वैल्यू? टी माइनस टाउ, और ये वैल्यू है dt।
तो अगर हम देखें तो इन दोनों का कन्वोल्यूशन हमें ये वैल्यू देता है, ये सेम रिजल्ट हमें यहां दिख रहा है xt इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ dt। मतलब ये जो कोरिलेशन है इसको हम कन्वोल्यूशन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स ऑफ टाउ कन्वॉल्व्ड विथ एक्स ऑफ माइनस टाउ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आर एक्स एक्स ऑफ टाउ, मतलब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है ये चीज। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर हम देखें कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम ले रहे हैं ऑफ दिस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स ऑफ टाउ, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ टाउ के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम मान लेते हैं एक्स ऑफ ओमेगा, जैसे हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से दो सिग्नल्स अगर टाइम में कन्वॉल्व हैं तो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनके ट्रांसफॉर्म्स। अब अगर एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म जैसे आपने एक्स ऑफ ओमेगा लिया, तो एक्स ऑफ टाउ का भी ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, अगर आपने उस पर टाइम रिवर्सल पहले ले लिया तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर टाइम में रिवर्सल लिया है तो जो पहले ट्रांसफॉर्म था उसमें भी फ्रीक्वेंसी रिवर्सल आपको लेना है। मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ये वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा होगी। ठीक है ये चीज। अब अगर हम देखें, मान लीजिए कि आप एक्स ऑफ ओमेगा के लिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा था, एक्स ऑफ ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्नल एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अगर हमें इस एक्स ऑफ ओमेगा का कॉन्जुगेट लेना होता, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, और अगर हम केस कंसीडर कर रहे हैं कि सिग्नल अगर हमारे रियल है, तभी हमने डायरेक्टली ये एप्लीकेशन लिखा है, यहां पर कॉन्जुगेट का साइन नहीं लिया, मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि सिग्नल कैसा हमारा रियल सिग्नल। तो उस केस में अगर आप यहां पर इस तरफ कॉन्जुगेट करेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको कॉन्जुगेट करना है। इस पूरे का कॉन्जुगेट में आप इंडिविजुअली कॉन्जुगेट को बांट सकते हैं, मतलब xt का कॉन्जुगेट ले लीजिए, फिर इस फंक्शन का कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो xt क्योंकि रियल है तो उसका कॉन्जुगेट तो वही होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt का कॉन्जुगेट xt ही रहा, और ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट e टू द पावर प्लस जे ओमेगा टी डी टी। ऐसी चीज आ गई हमारे पास। अब अगर हम देखें तो क्या हम इस चीज को x ऑफ माइनस ओमेगा कह सकते हैं, अगर ये हमारे पास x ऑफ ओमेगा का रिप्रेजेंटेशन था, अगर हमने यहाँ ओमेगा लिया तो यहाँ ओमेगा है, अगर हम यहाँ x ऑफ माइनस ओमेगा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा पुट करेंगे, तो यहाँ भी ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा आपको लेना पड़ेगा। तो उस केस में माइनस और ये माइनस साइन मिलकर क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब अगर सिग्नल एक्स ऑफ टी रियल है तो उसके केस में जो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ रही है, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा के बराबर आ रही है। तो इसलिए ये हमने पहले लिख लिया कि अगर हम इस रिलेशन में दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म से अप्लाई कर दें तो इसका ट्रांसफॉर्म जो मिलेगी वैल्यू वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के ट्रांसफॉर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। इसका ट्रांसफॉर्म लिखा हमने एक्स ऑफ ओमेगा, टाइम रिवर्सल था तो इसके लिए लिखा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि उसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ माइनस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। तो अब अगर आप एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा देखें तो आपको पता है रिलेशन किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे टाइम डोमेन हो या फ्रीक्वेंसी डोमेन हो, x इंटू एक्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x होल स्क्वायर। x इंटू एक्स कॉन्जुगेट जब भी आप करेंगे हमेशा ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ x के स्क्वायर के बराबर आपको मिलेगी। तो इसलिए इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, क्या आ गया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर आ गया, जो किसकी वैल्यू है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू है, इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की। और इसी चीज को आपने किस नाम से डिफाइन किया है, आपने इसी चीज को नाम दिया एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जिसको आपने लिखा साई एक्स ऑफ ओमेगा। तो अगर यहां से आप देख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म देखें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का तो हमें ये क्या देगा, डायरेक्टली एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी दैट इज साई एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू देगा। मतलब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर्म्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर इन केस ऑफ एनर्जी सिग्नल्स। अगर एक्स ऑफ टी आपका एनर्जी सिग्नल है तो ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो अब जैसे हमने ये एनर्जीज की बात की, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर हम जिस सिग्नल के साथ डील कर रहे हैं अगर वो पावर सिग्नल, तो उसके लिए जैसे हमने एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन किया, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे पावर सिग्नल्स के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और यही रिलेशन हमें फिर से उस पावर सिग्नल्स के लिए भी हमें देखना है। तो डिफरेंस बस कहाँ आएगा, जो आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लिख रहे हैं, अभी आपने एनर्जी सिग्नल के लिए उसकी वैल्यू लिखी है तो आपने लिमिट्स लिया है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यही चीज जब हम ACF लिखेंगे अगर आप पावर सिग्नल्स के लिए, तो ये यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। दूसरी चीज, अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है, मतलब अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला कोई बाउंडेड सिग्नल आपको दिख रहा है, तो उस केस में उसकी एनर्जी आप फाइंड नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर आप मान लें कि कोई पीरियोडिक सिग्नल है पावर सिग्नल के फॉर्म में, उसके एक साइकिल में कुछ भी एनर्जी होगी, तो हमने देखा है कि इनफाइनाइट साइकिल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। वैसे भी आप जानते हैं अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है, मतलब अगर पावर की वैल्यू 0 से कुछ भी बड़ी है, मतलब उसमें एनर्जी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे केसेस में कैसे हम डिफाइन करेंगे वो चीज हम यहां पर देखने वाले। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेडिंग, दैट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इसको हमने डिफाइन किया पीएसडी। तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं कि पीएसडी हैज द सेम रिलेशन टू पावर सिग्नल्स as ESD has to energy signals। तो अब अगर हम पावर सिग्नल की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको पता है पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वहां पर भी हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के टर्म्स में ही हम चाहते हैं कि हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को डिफाइन करें। तो अगर हमारा कोई सिग्नल जो पीरियोडिक सिग्नल है, या जो आप कहें कि जो पावर सिग्नल है, उसके लिए आप एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसका एक ट्रंकेटेड वर्जन जनरेट करेंगे। जो भी पावर सिग्नल है उसका हम, जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका हम कुछ एक फाइनाइट ड्यूरेशन का एक पोर्शन निकालेंगे और उसके लिए हम उसकी एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो यहां पर अगर हम लिखें कि कंसिडरिंग अ पावर सिग्नल, तो देखिए अभी जो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सभी एनर्जी सिग्नल्स के लिए आपने पढ़ा है। अभी जो आपने रिलेशन भी देखा एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम, तो वो इनपुट जो था वो भी एक एनर्जी सिग्नल था, जो आउटपुट वाईटी मिल रहा था वो भी एक एनर्जी सिग्नल था, इसलिए आप वहां पर डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज। अब अगर सिग्नल्स हमारे पावर सिग्नल्स हो जाए, तो उसके केस में आप देखने वाले हैं यहां पर, तो हमने लिखा कंसिडरिंग अ पावर सिग्नल एक्स ऑफ टी। पावर सिग्नल है तो मतलब हम इसको अगर लिखें कि हमारा कैसा सिग्नल है? बाउंडेड इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। तो हमने कहा कि अगर हमारा ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, जो हमारा अगर बाउंडेड सिग्नल है जिसके लिए हम एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एज वी कैन नॉट फाइंड इट्स टोटल एनर्जी, hence to find its ESD, considering a truncated version of x of t as एक्स टी ऑफ टी। मान लीजिए हमने एक्स ऑफ टी जो हमारा इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला पावर सिग्नल है, जिसके लिए हम टोटल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने उसका एक पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करने वाला उसका एक ट्रंकेटेड वर्जन हमने डिफाइन किया, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि वेयर एक्स टी ऑफ टी, जो ट्रंकेटेड सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा एग्जैक्टली एक्स ऑफ टी सिग्नल के ही जैसा होगा, जो कि एक पावर सिग्नल है, लेकिन सिर्फ किस ड्यूरेशन में? अगर हम वो डिफाइन कर दें सिर्फ -t/2 से जब तक हमारे t की वैल्यू +t/2 के बीच है, तभी तक हमारा ये सिग्नल x ऑफ t के जैसा है, अदरवाइज इस सिग्नल की वैल्यू 0 है एंड इट इज 0 अदरवाइज। मतलब अगर आप देखें तो हमने ये जो सिग्नल डिफाइन किया इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, xt ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t इनटू रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन कैपिटल T। देखिए आपके पास ये पहले मान लेते हैं हम कि हमारे पास ये कोई भी एक सिग्नल था, मान लीजिए हमने ऐसा कोई ये पीरियोडिक सिग्नल हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी शेप का हो, किसी भी शेप का ये अगर हमारा पावर सिग्नल था, -∞ टू ∞ अगर ये एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने इसका कोई भी हमने एक टाइम पीरियड सेलेक्ट, कोई भी हमने एक टाइम इंस्टेंट सेलेक्ट किया t, और उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये हमने वैल्यूज ले ली हैं फ्रॉम, ये वैल्यूज कहां से कहां तक हैं? -t/2 से +t/2। सिर्फ इस बीच का जो सिग्नल है उस सिग्नल को हमने कंसीडर किया, इसके बाद हम सिग्नल को क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं, और उसको हमने इतने ड्यूरेशन के सिग्नल को नाम दिया इट इज xt ऑफ t, जो x ऑफ t के ही बराबर होगा, इसी के जैसा होना चाहिए बिल्कुल। मतलब अगर आप इस सिग्नल x ऑफ t को, ये जो सिग्नल है आपका x ऑफ t,
अगर आप इसको देखें तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड आप कहें 1 है, किस ड्यूरेशन में, सिर्फ -t/2 से +t/2 के ड्यूरेशन में विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस सिग्नल को आप क्या नाम देंगे, मान लीजिए इसको हम गेट फंक्शन नाम दे कि हमारा g ऑफ t फंक्शन है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ। तो a की वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 है, तो आपने लिखा a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ, जहां पर टाउ क्या होती है, टोटल विड्थ। तो इसकी टोटल विड्थ कितनी है, -t/2 से t/2 मतलब टोटल विड्थ है t, तो इसको आपने लिख दिया रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन t। तो इसलिए अगर हम देखें इस x ऑफ t सिग्नल को अगर हम इस gt फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमें ये पूरा x ऑफ t सिग्नल नहीं मिलता, सिर्फ -t/2 से t/2 तक ही सिग्नल मिलता। वैल्यू उसकी xt कहीं बराबर होती, क्योंकि उस ड्यूरेशन में gt की वैल्यू कितनी है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सेम थिंग। तो इसलिए आपने लिखा कि आप xt ऑफ t को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ट्रंकेटेड सिग्नल आपने डिफाइन किया, इसकी वैल्यू है xt इंटू रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ। ठीक है ये चीज। और अगर हम डिफाइन कर दें कि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म xt ऑफ t, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमने डिफाइन कर दिया, लेट इट इज xt ऑफ ओमेगा। ठीक है ये चीज। हमने ये मान लिया कि जो xt हमारा पीरियोडिक सिग्नल है -∞ टू इन्फिनिटी, उसका ट्रंकेटेड वर्जन हमारा सिर्फ -t/2 से t/2 एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू उसकी बिल्कुल सिग्नल के ही बराबर है। तो हमने लिख दिया xt ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन कैपिटल T। ठीक है ये चीज। अब अगर हम मान लें किसका ट्रांसफॉर्म xt ऑफ ओमेगा, तो अगर सबसे पहली चीज तो आप ये देखें अगर xt हमने कैसा डिफाइन किया, कोई बाउंडेड इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। अगर कोई बाउंडेड इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल था, उसका हमने एक फाइनाइट ड्यूरेशन पोर्शन कट कर लिया, तो वो जो सिग्नल मिला वो फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल है, मतलब उसकी एनर्जी फाइनाइट होगी, मतलब वो सिग्नल कैसा होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। तो इसलिए इस केस में ये जो आपका सिग्नल है ट्रंकेटेड वर्जन सिग्नल, ये सिग्नल कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है। लेकिन जिस सिग्नल को आप लेकर चले एक्चुअली x ऑफ t, वो कैसा सिग्नल आपका, पावर सिग्नल है। तो ये x ऑफ t हमारा एनर्जी सिग्नल है, और इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म है हमारा वो हमने रिप्रेजेंट किया xt ऑफ ओमेगा से। तो अब हम अगर इस सिग्नल के लिए देखना चाहते हैं, जैसे हमने पावर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखा था, तो यहां पर अगर हम इस सिग्नल की एनर्जी देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इसकी एनर्जी हम, अगर हमने एनर्जी को नाम दिया ext, मतलब एनर्जी ऑफ ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ x ऑफ t, तो इसकी एनर्जी बाय डेफिनेशन आप या तो लिखें -∞ टू इन्फिनिटी, यहां पर क्या लिखें आप, जो सिग्नल आप डिफाइन कर रहे हैं दैट इज xt ऑफ t के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर dt, ऐसा लिख सकते हैं आप। या फिर आप जानते हैं बाय डेफिनेशन कि ये वैल्यू हमारी होती इक्वल 1/2 टाइम्स -∞ टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ xt ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा, या फिर अगर हम 2 हटा दें तो इसको क्या लिखेंगे हम, -∞ टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर इनटू df लिखेंगे। ठीक है ये चीज। अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो xt ऑफ t है, इसकी वैल्यू हर जगह तो एग्जिस्ट कर नहीं रही, आपने लिखा है इसकी वैल्यू सिर्फ इसी ड्यूरेशन में होगी, और उस ड्यूरेशन में वैल्यू xt के बराबर होगी। तो ये लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी रखने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि इस ट्रंकेटेड सिग्नल की एनर्जी ext इज इक्वल्स टू, ये लिमिट को हमने चेंज करके क्या लिख दिया, -t/2 से t/2, और उस बीच में इस सिग्नल को क्या लिख देंगे हम, x ऑफ t लिख देंगे सिंपली, क्योंकि हमने यही डिफाइन किया है। तो यहां से हमने लिखा इट इज इक्वल्स टू, ये लिमिट्स को हमने चेंज कर दिया फ्रॉम -t/2 टू +t/2, उस बीच में हमने xt ऑफ t की जगह सिंपली x ऑफ t लिखा, उसका स्क्वायर dt, और ये वैल्यू किसके बराबर आई है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ xt ऑफ ओमेगा। यहां पर चेंज नहीं होगा, यहां पर क्या है चीज, अगर हम देखेंगे xt ऑफ, इट इज xt ऑफ ओमेगा, ये हमारे ट्रंकेटेड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर तो हमारा अभी भी ट्रांसफॉर्म किसका है, ट्रंकेटेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है। लेकिन यहां पर सिग्नल आप कौन सा देख रहे हैं, x ऑफ t, उसको अगर हम सिर्फ इसी ड्यूरेशन में देखें, क्योंकि वही चीज x ऑफ t को ट्रंकेटेड सिग्नल को डिफाइन कर रही है, तो ये वैल्यू इनटू क्या लिखा आपने, df लिखा। तो अब यहां से अगर हम दोनों तरफ हम इसमें लिमिट्स ले लें, टेकिंग, अगर हम क्या करें इसमें इसी ext को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t, ये फैक्टर अगर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, अगर हमने 1/t से मल्टीप्लाई किया टेकिंग लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt, और यहां पर वैल्यू भी हमने ले ली लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां पर क्या है स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी एफ। ठीक है ये चीज। अब अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया, किस नाम से जानते हैं आप इस एक्सप्रेशन को, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t। आपने ये जो ड्यूरेशन लिया, इसी ड्यूरेशन में आपने इसको इंटीग्रेट किया और आपने इस लिमिट को ले लिया टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब अगर आप यहाँ पर एक्स ऑफ टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये पार्ट आपको सिग्नल एक्स ऑफ टी का क्या दे रहा है, पावर दे रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज पावर ऑफ सिग्नल एक्स, नॉट एक्स ऑफ टी, एक्स टी ऑफ टी। ये सिंपली किसका पावर है, एक्स ऑफ टी सिग्नल का ये हमारा पावर दे रहा है। और ये पावर किसके बराबर है, अगर हम इस चीज को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हमने पहले लिख लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये जो टर्म है इसको हमने अंदर मर्ज कर लिया, तो हमने लिखा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन टी डी एफ। ऐसा लिख सकते हैं हम। इस 1/t के फैक्टर को अगर हम यहां पर ले लें तो आप देखिए फिर से हमारे पास वही रिलेशन आ गया। अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज हमें टोटल सिग्नल xt के लिए पावर दे रहा है, तो इसका मतलब अगर हम किसी चीज को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और अगर हमें चीज पावर मिल रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमें टर्म दिख रहा है, ये डेफिनेटली ये टर्म क्या होगा, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ होगी। तभी हम इसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करने से। तो इसलिए आप इस टर्म को किस नाम से डिफाइन करेंगे, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारा टर्म, इट रिप्रेजेंट्स पावर पर यूनिट बैंडविड्थ। अगेन बैंडविड्थ आपको किस में लेना है, अगर आपने ये एक्सप्रेशन लिख रखा है तो आपको बैंडविड्थ लेनी है इन हर्ट्ज। तो मतलब हमने यहां से अगर डिफाइन किया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो इसको अगर हमने जी एक्स ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, अगर सिग्नल एक्स ऑफ टी की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देख रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो भी आपका सिग्नल आपने ट्रंकेटेड सिग्नल डिफाइन किया था एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, ये चीज हमें क्या बताएगी, इस सिग्नल के लिए ये पावर की वैल्यू बताएगी। और अब ये चीज हमें क्या बताएगी, इस सिग्नल के लिए पावर की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब पावर पर यूनिट बैंडविड्थ की वैल्यू बताएगी। तो यहां से अगर आप देखें तो पावर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, अगर आपको पावर चाहिए डायरेक्टली तो पावर की वैल्यू कैसी है, हम यहां से अगर पावर लिख दें यहां पर, तो पावर ऑफ सिग्नल x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिंपली जी एक्स ऑफ ओमेगा इनटू डी एफ। अगर आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है जी एक्स ऑफ ओमेगा, तो जी ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा को अगर आप एफ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपका पूरा पावर उस सिग्नल का आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आगे हम देखेंगे कि जैसे आप जब किसी एलटीआई सिस्टम से पास कर देते हैं, तो ये चीज अगर टोटल पावर इनपुट में कुछ और थी, तो वो चीज आपका अगर पैसिव फिल्टर है तो उस केस में पावर आपको क्या मिलता है, आउटपुट में कुछ कम पावर मिलती है, क्योंकि वैल्यू जो आप ले रहे हैं हो सकता है जो उस एलटीआई सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसका मैग्नीट्यूड किसी एक ही ड्यूरेशन के लिए कुछ वैल्यू रखता हो, उसके बाद अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो अगर हम इसको पूरी फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट करेंगे तब हमें टोटल पावर मिलेगा सिग्नल एक्स ऑफ टी का। हमने अगर इसको एलटीआई सिस्टम से पास कर दिया तो आउटपुट में जाने पर उसका जो एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई होगी ये चीज। अभी हम देखेंगे इसका रिलेशन। तो इसका मतलब कभी भी आउटपुट में अगर आप देखें तो जो पावर आएगा, क्योंकि पूरा सिग्नल आपका आउटपुट में नहीं पहुंचेगा, जो इनपुट है उसका कुछ पोर्शन ही आप उसको फ्रीक्वेंसी के लिए जो एच ऑफ ओमेगा उसके करस्पॉन्डिंग आप यहां पर वो लिमिट रहे होंगे इंटीग्रेशन की, तो इसलिए पावर की वैल्यू आप देखेंगे वहां पर आपको कम मिलेगी। तो ये जैसे अभी हमने देखा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखा था, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ। कैसे मिलेगा हमें, अगर हमने ये डिफाइन किया एक्स टी ऑफ ओमेगा, ये एक्स टी ऑफ ओमेगा क्या है हमारा ट्रंकेटेड सिग्नल आपने डिफाइन किया, उसके लिए आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, जो उस ट्रंकेटेड वेवफॉर्म की जो टोटल विड्थ थी वही टी विड्थ से आपने डिवाइड किया, तो ये आपको क्या दे देगा, एनर्जी पर पावर पर यूनिट बैंडविड्थ। अब अगर हम इसके रिलेशन को देखें विथ, जैसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के साथ आपने रिलेशन देखा, सेम हम यहां भी देखेंगे और एलटीआई सिस्टम से पास होने पर आउटपुट की भी वैल्यू देखेंगे। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हम यहां पर देखेंगे कि अगर आपका कोई पीरियोडिक पावर सिग्नल है तो उसके केस में हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, क्या एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। अभी हमने डिफाइन कर लिया कि अगर हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जो पावर सिग्नल है, उस सिग्नल की पावर आप डिफाइन कर सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
अगर आपने डिफाइन किया जी एक्स ऑफ ओमेगा से पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो जी एक्स ऑफ ओमेगा डी एफ, जहां पर आपने डिफाइन कर लिया जी एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हमारा सिग्नल था एक्स ऑफ टी, उसका जो ट्रंकेटेड वर्जन हमने लिया एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन टी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अब मान लीजिए हम रिलेशन देखने की बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन पीएसडी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। तो एलटीआई सिस्टम के लिए अगर हम मान लें कि हम एक एलटीआई सिस्टम ले रहे हैं जिसके लिए इनपुट अगर हमने डिफाइन किया कि इनपुट हमारा क्या है, सिग्नल एक्स टी ऑफ टी, ये हमारा इनपुट सिग्नल है जिसका ट्रांसफॉर्म एक्स टी ऑफ ओमेगा है, और इसके लिए अगर आपने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन की है, यहाँ पर एक्स टी सिग्नल और वाई टी सिग्नल हम डिफाइन करेंगे उसके लिए एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज। ऐसे ही हमने माना आउटपुट है हमारा वाई टी ऑफ टी जिसका ट्रांसफॉर्म है वाई टी ऑफ ओमेगा, और ये अगर हमारा एलटीआई सिस्टम है तो हमने मान लिया इसके लिए इंपल्स रिस्पॉन्स एच टी या फिर इसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ ओमेगा। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां पर हमने ये मान रखा है कि विथ टेकिंग एक्स टी एंड वाई टी पावर सिग्नल्स, ये जो हम ले रहे हैं ये कैसे सिग्नल्स हैं, हमारे एक्स टी और वाई टी पावर सिग्नल्स हैं जिनके लिए हमने डिफाइन किया है ट्रंकेटेड वर्जन्स एक्स टी ऑफ टी एंड वाई टी ऑफ टी। उनके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं कि एक्स टी का जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है इसको आप किससे डिफाइन कर रहे हैं, जी एक्स ऑफ ओमेगा से डिफाइन करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी। और इसके लिए वाई टी के लिए आप डिफाइन करेंगे अगर पीएसडी, तो इसके लिए पीएसडी कितनी है, पीएसडी दैट इज जी वाई ऑफ ओमेगा देन इट इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वाई टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन टी। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि जो यूनिट्स होंगी जी एक्स ऑफ ओमेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आप यहां से देखें तो इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी की यूनिट अगर आपने लिया वोल्ट्स, तो उस केस में डिवाइडेड बाई टी भी आपने लिया है, तो इसकी जो यूनिट आएगी एक्स मतलब जी एक्स ऑफ ओमेगा की, उस केस में जी एक्स ऑफ ओमेगा इसकी जो यूनिट होगी आपकी दैट विल बी वोल्ट स्क्वायर पर हर्ट्ज। ये वैल्यू को आप क्या लिखते, एक्स टी के लिए वोल्ट है तो एक्स ऑफ इस ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होती यूनिट, एक्स टी ऑफ ओमेगा की यूनिट वोल्ट इंटू सेकेंड्स होती, उसका स्क्वायर करते मतलब वोल्ट इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है, या आप उसको लिखे वोल्ट स्क्वायर पर हर्ट्ज स्क्वायर होता, फिर टी से मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वी स्क्वायर पर हर्ट्ज होगी। ऐसे ही अगर आप लिया होता आपने कि एक्स टी सिग्नल जो आपने लिया है अगर उसकी यूनिट हमारी एम्पेयर होती, तो उस केस में जी एक्स ऑफ ओमेगा की यूनिट हमारी एम्पेयर स्क्वायर पर हर्ट्ज होती। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, वहां वोल्ट अपॉन हर्ट्ज का स्क्वायर था या एम्पेयर अपॉन हर्ट्ज का स्क्वायर था, यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर पर हर्ट्ज या फिर वोल्ट स्क्वायर पर हर्ट्ज है। ठीक है, अभी भी ये चीज आपकी पर यूनिट बैंडविड्थ ही बता रही है, लेकिन ये चीज अब क्या बता रही है, पावर को बता रही है। तो पावर का जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। अगर नॉर्मलाइज्ड पावर की आप बात कर रहे हैं, अगर मतलब वन रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप पावर देखें तो वी स्क्वायर बाई आर कहें या फिर आई स्क्वायर इंटू आर कहें, दोनों पावर की वैल्यू क्या होगी, या तो वी स्क्वायर या तो ए स्क्वायर। तो इसलिए जो पावर की यूनिट है पर यूनिट हर्ट्ज, ये चीज हमें क्या दे रही है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें दे रही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें एलटीआई सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इनपुट और आउटपुट के लिए आपको पता है सिग्नल्स और उनके ट्रांसफॉर्म्स, तो आप यहां से यूजिंग द रिलेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम क्या लिख सकते थे कि वाई टी ऑफ ओमेगा वाई टी ऑफ टी, ये आपको कब मिलेगा, अगर आप एच ऑफ टी के साथ कन्वॉल्व करेंगे एक्स टी ऑफ टी को। अगर आपने दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म्स ले लिए तो आपने लिखा वाई टी ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू एच ऑफ ओमेगा इंटू एक्स टी ऑफ ओमेगा। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया हमने, तो वाई टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इंडिविजुअली हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो एच ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर। हमने दोनों तरफ इसमें लिमिट ले ली, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और डिवाइड कर दिया टी से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल्स टू ये एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहां पर फिर से हम लिख रहे हैं लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन टी। तो अब यहां से देखकर हम कह सकते हैं कि हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि ये टर्म हमारा क्या बता रहा है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी। तो यहां से आप लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू जी वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ
h ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर टाइम्स जो भी आपका ये क्या हमारी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट सिग्नल, तो इसको हमने क्या लिखा gx ऑफ ओमेगा। तो ये जैसा आपका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए रिलेशन था इनपुट और आउटपुट के बीच में, वैसा ही आपको यहाँ पर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए भी मिला। इनपुट की पता है, आउटपुट की चाहिए, तो मैग्नीट्यूड देखिए जो आपने सिस्टम से पास किया है उसके ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो इनपुट में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी थी या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थी। तो अब यहां से फिर से अगर हम देखें रिलेशन विथ, अब अगर हम देखें रिलेशन विथ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर हम देखें तो ACF फॉर पावर सिग्नल इज डिफाइंड एज अगर आप देखें तो आप लिखते हैं Rxx ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हमें लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2, जिस सिग्नल दोनों सिग्नल के लिए करते हैं एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब अगर हमने पावर सिग्नल मान लिया तो दो कंडीशंस हैं, हमेशा पावर सिग्नल है मतलब इनफाइनाइट ड्यूरेशन में तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके केस में अगर आपने लिया कि सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक है तो इस t की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर आपका सिग्नल एपीरियोडिक सिग्नल हो जैसे स्टेप फंक्शन अगर है, ये भी एक पावर सिग्नल है, तो उस केस में आपके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, आपको t टेंड्स टू इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी। तो एक ही टाइम पीरियड के लिए आपको इंटीग्रेट करना है और टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। यहां पर जैसे अगर हम देखें एनर्जी सिग्नल्स के लिए तो हमारा क्या था कोरिलेशन, यहां पर हम ये टर्म नहीं लेते थे और लिमिट्स हमारी -∞ टू +∞ होती थी। उस बीच में एक्सप्रेशन यहां वहां जैसा था बिल्कुल यहां भी वैसा ही है। यहां भी हम लिखेंगे x ऑफ t इंटू x ऑफ t माइनस टाउ dt, यही सेम एक्सप्रेशन था। तो अगर आप देखें तो इस चीज को अब अगर हम, ये हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की बाय डेफिनेशन हमने ये चीज लिखी। अब अगर हम यहां से देखें तो इस Rxx ऑफ टाउ को अभी हमने जैसे लास्ट केस में देखा था कि इस Rxx ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहां पर इसको ऐसा लिख लिया कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t इनटू, अब अगर हम देखिए ये जो हम फंक्शंस लिख रहे हैं x ऑफ t एंड x ऑफ t माइनस टाउ, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस लिमिट्स को हम लिख लें -∞ टू +∞ और यहां पर x ऑफ t की जगह पर हमने xt ऑफ t लिख लिया और यहां पर x ऑफ t माइनस टाउ की जगह पर भी हमने xt ऑफ t माइनस टाउ लिख लिया। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, ये dt, ये क्या हमारा dt, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं क्या? अगर हम ऐसा लिख लेंगे तो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया कि जो ट्रंकेटेड वर्जन है ये हमेशा डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ कहां से कहां के बीच में है, -t/2 से t/2 के बीच में। तो ये हमारी लिमिट्स जो -t/2 से t/2 थी जब x ऑफ t लिखी थी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इंफिनिटी xt ऑफ t, तो उस केस में ये चीज हमें क्या दे देगी, x ऑफ t की वैल्यू दे देगी। यहां पर ऐसी चीज आ गई हमारे पास। अब अगर हम इतने एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन को हम पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज x ऑफ t, मतलब इस चीज को अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Rxx ऑफ टाउ कैन नाउ बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t इंटू, इतने टर्म को अब हम ऐसे लिख सकते हैं xt ऑफ टाउ कन्वॉल्व्ड विथ xt ऑफ माइनस टाउ। जैसे हमने पहले लिखा था कि इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे सिर्फ xt कन्वॉल्व अगर मल्टीप्लाइड विथ x ऑफ t माइनस टाउ dt था तो उसको देखा था कि हमने लिख सकते हैं हम xt फंक्शन कन्वॉल्व विथ x ऑफ माइनस t, मतलब टाउ के रिस्पेक्ट में अगर हम लिख रहे हैं तो यहां भी हमने टाउ का फंक्शन दिखाया इनको, तो ये चीज हमने रिप्रेजेंट कर ली थी। अब अगर यहां से हम अप्लाई करें, ये हमारे पास क्या है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू है। फिर से अगर आप दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो क्या चीज दिख रही है हमें, अगर हमने दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म से अप्लाई कर दिया तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Rxx ऑफ टाउ, ये वैल्यू अगर हम देख रहे हैं देन इट इज इक्वल्स टू, इस चीज को अगर हम देखें तो इसको हम लिख रहे हैं दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी xt ऑफ t, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने किस नाम से डिफाइन किया, इसको आपने डिफाइन किया दैट इज xt ऑफ ओमेगा से। अगर यहां पर इसी का बस टाइम रिवर्सल आपने लिया है तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, xt ऑफ माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं दैट इज 1/t इंटू xt ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ xt ऑफ माइनस ओमेगा। और फिर से अगर आप ये जो सिग्नल xt लेकर चले थे, अगर वो रियल सिग्नल था तो उसका ट्रंकेटेड वर्जन भी जो सिग्नल होगा वो भी रियल सिग्नल होगा। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है xt ऑफ माइनस ओमेगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, xt कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, वहीं से हमें ये चीज मिल जाएगी xt ऑफ माइनस ओमेगा।
तो अब हम यहां से अगर लिखें तो इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम लिखा हमने दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इट इज 1/t इनटू xt ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ xt कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। ये हम देख लिया था हमने, इस चीज को हम सेम यही वैल्यू आएगी अगर सिग्नल हमारा कैसा है, रियल सिग्नल है। अब अगर फिर से हम देखें तो क्या टर्म आया, x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये फंक्शन t। अगर देखें तो ये क्या चीज आ गई फिर से, ये हमें क्या मिला, दैट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ सिग्नल xt ऑफ t। तो इसलिए आप यहां से देखें तो ये जो आपने लिखा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स ऑफ टाउ, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आपको जो वैल्यू दे रहा है इट इज व्हाट, जी एक्स ऑफ ओमेगा। मतलब ये हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी दे रहा है इन केस ऑफ पावर सिग्नल। तो हमने देखा कि अगर हमारे एनर्जी सिग्नल्स हैं तो यहां भी हमारे पास ये रिलेशन लिख लेते हैं हम कि आर एक्स एक्स ऑफ टाउ विल फॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर विथ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जी एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये तो अगर सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल था तो उसके केस में एनर्जी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या देता है हमें, उसके ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू देता है। ऐसे ही अगर कोई पावर सिग्नल है, अगर वहां उसके लिए हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू देता है। ऐसे ही अगर आपके पावर सिग्नल्स हैं तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का ट्रांसफॉर्म क्या देगा हमें, उसके लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पर एक हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम इन पर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कि अगर हम ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखना चाहते हैं इन केस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, तो वो एक इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट हमारा देखना है बस हमें। उसके बाद यहां से एक दो क्वेश्चंस हम कर लेंगे अभी। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। तो अगर पीरियोडिक सिग्नल का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो आपने देखा था सिग्नल्स में, देखा है आपने कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स किनके टर्म्स में निकालते हैं हम। अगर हमारा सिग्नल पीरियोडिक है तो डेफिनेटली उसका हम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो उन्हीं फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के टर्म्स में ही आप किसी पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर यूज करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो थोड़ा सा बेसिक्स भी हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर देखना है। चलिए तो नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं पीएचडी ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। यहां पहले हम लिख लेते हैं रिजल्ट। मान लीजिए कि ये जो चीज हमारे पास आएगी रिजल्ट में वो ऐसा होगा कि इफ एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक पावर सिग्नल then its power spectral density gx of omega, हम देखेंगे रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 पाई समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम कहें इस x ऑफ t सिग्नल के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स xn है तो xn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, ये हमारे पास रिजल्ट। तो इसको हम देखते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए जो इसी के डेरिवेशन के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये gx ऑफ ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करती है, सिग्नल x ऑफ t के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या था, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ xt ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन t, ये चीज थी हमारी इस gx ऑफ ओमेगा की वैल्यू। तो अगर आप देखें कि जो ट्रंकेटेड सिग्नल आपने डिफाइन किया फॉर ट्रंकेटेड सिग्नल, जो आपने xt ऑफ t लिखा, आपने लिखा ये चीज कैसी है हमारी, जब हम सिग्नल xt को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फंक्शन ऑफ टोटल विड्थ कैपिटल T, तो हमें ये फंक्शन मिलता है। ठीक है ये चीज। अब अगर हम इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहें तो देखिए आपको क्या चीजें पता है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल होता है, अगर ये हमारा सिग्नल है ऐसा रेक्टेंगुलर फंक्शन माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2, अगर एम्पलीट्यूड ए हो, ये अगर आपका सिग्नल है xt जिसको हम नाम देते हैं ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, यही चीज है हमारा
एम्पलीट्यूड ए है, टोटल विड्थ माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू मतलब टोटल विड्थ टाउ है। तो इसके लिए जो फुरियर ट्रांसफॉर्म्स आप लिखते हैं, या तो आप इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, या फिर आप अगर सिंक के फॉर्म में लिखते हैं तो ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ। अगर आपने सिंक फंक्शन सैम्पलिंग फंक्शन यूज किया ओमेगा की जगह एफ के टर्म्स में देखा, तो इसी चीज को हम और क्या लिख सकते थे, ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ 2 पाई एफ टाउ डिवाइडेड बाई 2, तो ये चीज क्या आ जाती, पाई एफ टाउ आ जाती। और अगर इसी को आप सिंक फंक्शन के फॉर्म में देखें लेकिन ओमेगा के टर्म्स में लिखें, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ए टाउ सिंक ऑफ ओमेगा की जगह आप एफ की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा टाउ बाई 2 पाई। इतने फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं आप अगर ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ का फुरियर ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते हैं। तो ये जो हम फंक्शन ले रहे हैं रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये जो हमारा फंक्शन है रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, मतलब ये फंक्शन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, हैविंग वैल्यू 1। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 1 है। तो अगर ये सिग्नल हमारा है 1 रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ की जगह आपकी विड्थ कितनी है, टी है, टोटल विड्थ टी है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिख सकते थे हम, अगर हम ओमेगा के टर्म्स में रखना चाहते हैं और सिंक फंक्शन को अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते थे, किसी भी एक रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं, सेम जगह पे ही पहुंचेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इस टर्म को अगर हम लेकर चलें, ए इंटू टाउ, ए की वैल्यू कितनी है 1, टाउ की जगह पर क्या हमारा टी है, कैपिटल टी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू टी, दैट इज टी इंटू सिंक ऑफ ये लिखा आपने ओमेगा इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये इसका ट्रांसफॉर्म होता, इस सिग्नल का ये ट्रांसफॉर्म होता। अगर आप इसको प्लॉट करते टी सिंक ऑफ ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, जैसे मान लीजिए कि आप अगर इसको प्लॉट कर रहे हैं, ये आपके पास अगर आपने इस फंक्शन को प्लॉट किया, अगर हम देखें ये हमारा अगर एक्स टी ऑफ ओमेगा को रिप्रेजेंट, ये अगर हमारा रेक्टेंगल के फंक्शन के अगर मान लीजिए इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया, सपोज हमने इसको जी ऑफ ओमेगा नाम दे दिया, ठीक है, मतलब गेट फंक्शन है, अगर इसको अगर हमने कहा कि ये हमारा जीटी फंक्शन है, तो इसका ये ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ ओमेगा। तो इसके लिए आपको दिख रही है वैल्यू कि अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर देखें तो हमें पता है सिंक ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब इसके लिए ये एम्पलीट्यूड ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर अगर आप ओमेगा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी है हमारी, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू कितनी है, टी है। अगर आप सिंक फंक्शन की डेफिनेशन को देखें तो सिंक ऑफ टी इज व्हाट, साइन पाई टी अपॉन पाई टी, ठीक है, जरूरी नहीं है टी के फंक्शन के फॉर्म में हो। अगर हम यहाँ पर सिंक ऑफ ओमेगा लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा, ये सभी चीजें हमें पता है। तो अगर यहाँ पर जो हमें फंक्शन लिखना है, अगर हमें लिखना है सिंक ऑफ, अगर मान लीजिए हमें लिखना है सिंक ऑफ ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 पाई, तो ये जो भी चीज है, जैसे ओमेगा है तो दैट इंटू पाई अपॉन फिर से वो वैल्यू इंटू पाई, तो इसको क्या लिख सकते थे हम, साइन ऑफ ये ओमेगा टी अपॉन 2 पाई इंटू पाई और डिवाइडेड बाई फिर से ये ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, ये जो भी वैल्यू थी इंटू पाई, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ये चीज। तो अगर हम सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि सिंक ऑफ ओमेगा की वैल्यू कहां पर हमें देखनी है, किसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, यहां से भी ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगी चीज, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कैसी है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, ओमेगा को भी अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो आप 2 पाई एफ लिख सकते थे, ठीक है, आपने नहीं लिखा अगर, तो ये ओमेगा टी अपॉन 2 है। तो अगर हम देखें कि ये वैल्यू डिवाइडेड बाई, यहां से भी हमारे पास वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी बाई 2। तो अगर हम ये पॉइंट्स जानते हैं कि अगर हम इन पॉइंट्स को नाम देते हैं जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स, कि ये सिंक फंक्शन हमारा कहां कहां जीरो वैल्यू को क्रॉस करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, हम अगर देख रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी कि इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती चली जाए। तो अगर आप देखें न्यूमरेटर जहां जहां जीरो हो जाएगा वहां वहां ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये न्यूमरेटर कब जीरो होगा, ये साइन में आप लिख रहे हैं जो भी टर्म, जब ये चीज पाई का इंटीजर मल्टीपल बनेगी तो उस केस में हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो ये फंक्शन हमारा जीरो होगा इफ दिस वैल्यू ओमेगा टी अपॉन 2, अगर ये वैल्यू क्या हो, इंटीजर मल्टीपल हो, प्लस और माइनस n इंटू पाई हो, ऐसा समझ रहे हैं हम। तो अगर हम यहां से देखें कि ओमेगा की किन किन वैल्यूज के लिए जीरो होगा, तो अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यूज क्या मिल रही है हमें, 2 इंटू 2n पाई अपॉन टी। इस केस में अगर हम देखें 2n पाई अपॉन कैपिटल टी,
मतलब n की वैल्यू आप प्लस माइनस ये वैल्यू 0 को छोड़ के जितने भी इंटीजर वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। मतलब ये कहां पर ये वैल्यू 0 होगी, तो पहला टर्म क्या मिला आपको 2 पाई अपॉन टी, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन टी पर पहली बार 0 होगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 पाई अपॉन टी पर 0 होगा हमारा ये फंक्शन। तो आपको ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 पाई अपॉन टी है पहली बार जहां 0 हो रहा है, दूसरी बार ये 4 पाई अपॉन टी है, ये ऐसे ही 6 पाई अपॉन टी होगा। इस टाइप से ये पॉइंट्स आपके जब जब आएंगे तब तक ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही ये पॉइंट क्या हमारा -2 पाई अपॉन टी है एंड सो ऑन। तो अब अगर इस सिंक फंक्शन के लिए अगर आप और क्या चीज देख लें कि ये जो हम सिंक फंक्शन ले रहे हैं अपना ट्रांसफॉर्म, इसका टोटल एरिया कितना है। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो ये चीज भी आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ सिंक ऑफ ओमेगा होता, अगर सिर्फ सिंक ऑफ ओमेगा होता तो हमें पता है इसके लिए एरिया की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। अब हमने सिंक ऑफ ओमेगा नहीं लेकर, सिंक के अंदर फंक्शन क्या हमारा ओमेगा टी अपॉन 2 पाई है, तो अगर आपने सिंक ऑफ इस ओमेगा को आपने अगर 2t अपॉन पाई से, आपने t अपॉन 2 पाई से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t अपॉन 2 पाई से अगर आपने ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आपने स्केल कर दिया सिग्नल को कितने टाइम्स, t अपॉन 2 पाई टाइम्स, तो क्या होगा स्केलिंग का इफेक्ट एरिया पर, जो पहले एरिया था उसमें डिवाइड हो जाएगी वैल्यू किससे, ये जो स्केलिंग फैक्टर है दैट इज t अपॉन 2 पाई से। मतलब इसका एरिया अब कितना है, 2 पाई अपॉन t है, इसका एरिया 2 पाई अपॉन t है। तो अब अगर हम इसमें एक एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी कर रहे हैं, अगर सिंक का एम्पलीट्यूड 1 नहीं लेकर अगर हमने वैल्यू क्या लिखी यहां पर t, तो t टाइम्स t सिंक ऑफ t अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा। अब इस चीज का टोटल एरिया कितना होगा, अगर हम इस सिंक फंक्शन के अंदर का एरिया देखें तो जितने एम्पलीट्यूड से, जितने फैक्टर से आप एम्पलीट्यूड को स्केल करते हैं उतने ही फैक्टर से एरिया भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब पहले एरिया की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन टी, आपने इस एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दी तो अब एरिया की वैल्यू कितनी है इसकी, 2 पाई है। तो इस सिग्नल के लिए हमें क्या क्या पता चल गया, देखिए हमने ये डिफाइन किया कि xt ऑफ t ये हमारा ट्रंकेटेड वर्जन सिग्नल है जो x ऑफ t को रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन t से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा। तो ये जो सिग्नल है इसके लिए हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पता चल गई, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, t टाइम्स सिंक ऑफ ओमेगा t अपॉन 2 पाई। दूसरी चीज कि इस सिग्नल को अगर हम देखें तो ये सिग्नल हमारा 2 पाई अपॉन t के इंटरवल पर ये चीज हमारी क्या होगी, ये 0 होती जाएगी। ठीक है, जब जब ये वैल्यू हमारी आएगी 2 पाई अपॉन टी तब तब ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होती जाएगी। फिर हमने ये देख लिया कि इस सिग्नल के अंदर का जो टोटल एरिया है वो इस सिग्नल के अंदर का टोटल एरिया कितना है, 2 पाई। अब ये सभी चीजें हमने क्यों फाइंड की हैं, तो अब ये चीज आपको अब यहां दिखेगी एप्लीकेशन कि अगर आपने लिखा है, हम फिर से लिख लेते हैं कि वी हैव, हमने जो डिफाइन किया कि x ट्रंकेटेड ऑफ t इट इज इक्वल्स टू xt इंटू रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन t। ठीक है ये, तो अब अगर आप दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो यहां पर अगर आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया है सिग्नल के xt ऑफ ओमेगा से, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अगर दो सिग्नल्स टाइम में मल्टीप्लाइड हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन 2 पाई टाइम्स जो भी इनके इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स हैं ओमेगा डोमेन में उनका कॉन्वोल्यूशन। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी इसका ट्रांसफॉर्म है उसके साथ x ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विद जो भी इसका ट्रांसफॉर्म है, और इसका ट्रांसफॉर्म आपने कितना फाइंड किया, ये आपने ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है t सिंक ऑफ, आपने फाइंड किया ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 पाई। ये आपने लिख दिया यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कि अगर दो सिग्नल्स टाइम में मल्टीप्लाइड हैं तो उनका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कन्वॉल्व हो जाएगा, और एक टर्म हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 पाई का टर्म लेना पड़ेगा। तो अब यहां से अगर हम देखते हैं कि ये x ऑफ ओमेगा क्या होगा, अगर हम मान लें कि अगर हमने मान लिया है कि लेट, अगर जिस x ऑफ t पीरियोडिक सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, जिस x ऑफ t पीरियोडिक सिग्नल की हम पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, अगर हम मान लें कि उस x ऑफ t के लिए अगर हम मान लें कि इसका ये सिग्नल पीरियोडिक है, तो इसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड हम इसी का ले रहे हैं कितना, t, जिसकी वजह से अगर ओमेगा नॉट देखेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन टी होगी। और अगर हम इसके साथ मान लें कि इस x ऑफ t के लिए अगर आप x ऑफ t के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को अगर आप मान लीजिए नाम दे रहे हैं कि फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स इसके क्या हैं, xn है, तो अगर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स xn हो तो किसी पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैसे लिखा था, ट्रांसफॉर्म आप ये वैल्यू जानते हैं x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स
समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं, दैट कोफिशिएंट्स x ऑफ n इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। आपने देखा था कि क्योंकि अगर सिग्नल हमारा टाइम में पीरियोडिक है तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंसी में कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट होगा मतलब उसके ट्रांसफॉर्म में सिर्फ इंपल्सेस होंगे। तो इंपल्सेस कहाँ कहाँ होंगे, तो वो वैल्यूज हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म से पता चलती है कि इंपल्सेस n ओमेगा नॉट, मतलब जैसे जैसे आप n की वैल्यूज इंटीजर पुट करेंगे तो जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस सिग्नल की, जिस पीरियोडिक सिग्नल की आप बात कर रहे हैं, उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल्स पर क्या होंगे, इंपल्सेस होंगे। जिन इंपल्सेस का एरिया किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो सिग्नल के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं उन्हीं के प्रोपोर्शनल आपको क्या मिल रहे हैं, उन इंपल्सेस का एरिया मिल रहा है। तो अगर आपका सिग्नल xt पीरियोडिक सिग्नल था तो उसके लिए x ऑफ ओमेगा आप इस फॉर्म में यूजिंग फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आप ये डिफाइन कर सकते हैं। तो x ऑफ ओमेगा आपको पता है और आपने अभी लिख लिया कि xt ऑफ ओमेगा ट्रंकेटेड वर्जन के ट्रांसफॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, x ऑफ ओमेगा का उस रेक्टेंगुलर फंक्शन के फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ कॉन्वोल्यूशन चाहिए। तो यहां पर अगर आप x ऑफ ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर xt ऑफ ओमेगा। अब इस xt ऑफ ओमेगा की वैल्यू को हमने लिखा दैट इज 1/2 पाई टाइम्स, ये हमने लिखा, अगर आप देखें तो इसको हम लिख रहे हैं दैट इज 1/2 पाई, पहले हमने इसी फंक्शन को लिख लिया दैट इज t सिंक ऑफ ओमेगा t अपॉन 2 पाई, और हमें इसका कॉन्वोल्यूशन लेना है किसके साथ, ये xt का जो ट्रांसफॉर्म है दैट इज 2 पाई समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस x ऑफ n इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। हमें क्या लेना है इसके साथ, इसका कॉन्वोल्यूशन लेना है। अब यहां से अगर आप देखें ये कांस्टेंट है 2 पाई, बाहर आ जाएगा 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपको क्या पता है, आपको ये भी पता है कि हम किसी भी सिग्नल को, अगर हमारे पास यहाँ कोई भी होता ट्रांसफॉर्म, मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म होता p ऑफ ओमेगा, और अगर हम उसको कन्वॉल्व करते डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से, तो ये वैल्यू किसी भी सिग्नल का इंपल्स के साथ कॉन्वोल्यूशन वही सिग्नल मिलता है आपको, बस जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग ऐड हो जाती है। मतलब ये जो रिजल्ट आता ये किसके बराबर आता, p ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के बराबर आता है। ये चीज भी पता है आपको इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से। तो अगर हम यहां पर अब देखें तो ये 2 पाई और ये 2 पाई आपने कहा कैंसिल आउट हो गई वैल्यू। हमने इस xt ऑफ ओमेगा को अब ऐसे लिख लिया कि xt ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, इस पूरी चीज को हम समेशन के अंदर ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू है हमारे पास t। अब मान लें आप कि ये चीज, इसी चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस चीज को अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, p ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब अगर इस p ऑफ ओमेगा को ये कॉन्वॉल्व करेंगे आप किसके साथ, ये xn तो कांस्टेंट है तो हमने t इंटू xn लिख लिया हमने, या हम इसको लिख लेते हैं xn इंटू t, ठीक है। ये xn हमारा ये हमने लिख लिया एज इट इज, ये t हमने कांस्टेंट ये लिख लिया एज इट इज। अब हमें इस चीज को कन्वॉल्व करना है, समेशन के अंदर हमने ले लिया, कन्वॉल्व करना है हमें किसके साथ, इस इंपल्स फंक्शन के साथ। तो किसी फंक्शन p ऑफ ओमेगा का ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट के साथ कॉन्वोल्यूशन p ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, मतलब p में, इस फंक्शन में जहां भी ओमेगा है उस ओमेगा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर देंगे यूजिंग कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स। p ऑफ ओमेगा लिया, उसको कन्वॉल्व किया किसके साथ, डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट के साथ, तो हमें ये क्या वैल्यू मिली, दिस p ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट। तो इसमें जहां भी ओमेगा था इस ओमेगा को हमने क्या लिखा, सिंक ऑफ, ये देखिए हमारे पास पहले जो वैल्यू थी वो ये t अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा थी, तो उस ओमेगा की जगह पर अब हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। ये क्या लिखा हमने, x ऑफ t एक्स टी ऑफ ओमेगा, मतलब जो ट्रंकेटेड सिग्नल आपने xt ऑफ t लिया था आपने उसका ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया xt ऑफ ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये समेशन हमने पहले लिख लिया, ये x ऑफ n एज इट इज लिख लिया, ये t हमने एज इट इज लिख लिया। हमने इस चीज को कन्वॉल्व किया इंपल्स के साथ, तो p ऑफ ओमेगा इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज p ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। जहां भी इसमें ओमेगा था उसकी जगह पर हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब अगर यहां से ये मान लीजिए आपको क्या दे रहा है, अभी यहां से xt ऑफ ओमेगा दे रहा है। अगर हम यहीं पर एक फंक्शन डिफाइन करें xt कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, अगर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये जो समेशन में वेरिएबल्स आप ले रहे हैं इसको हम n लिखें, m लिखें, p लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फंक्शन से फर्क पड़ता है। तो आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे अल्टीमेटली समेशन के बाद वो वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट के फॉर्म में आपको चीज मिलेगी। तो इसलिए अगर हमने इसको कॉन्जुगेट यहां पर लिखा
तो इस कॉन्जुगेट को हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम कुछ और ले लेते हैं। हमने ले लिया सपोज m की वैल्यू -∞ to ∞, ये xn की जगह पर हमने क्या लिखा xm और इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि ये चीज हो सकता है xn फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स रियल हो सकता है इमेजिनरी हो सकता है, कॉन्जुगेट हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो इसलिए यहां पर आपको कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा। ये t तो कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, टाइम पीरियड की वैल्यू है मतलब रियल वैल्यू, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है सिंक ऑफ t, ये भी रियल फंक्शन है। सिंक ऑफ t में कोई भी j का टर्म आपको नहीं दिख रहा मतलब ये रियल फंक्शन, तो इसके लिए भी इसका कॉन्जुगेट इतना ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी इंटू t इंटू सिंक ऑफ सेम वैल्यू दैट इज t अपॉन 2π। बस हम यहां पर ओमेगा माइनस n की जगह पर क्या लिख लेते हैं m लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए इसको 2 मान लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इस डेफिनेशन को लेकर शुरू किया कि हमने ट्रंकेटेड सिग्नल xt ऑफ t डिफाइन किया है xt इंटू रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन t से, ठीक है। हमने इसका ट्रांसफॉर्म लिया दोनों तरफ, अगर ये मल्टीप्लीकेशन था तो ये 1/2π टाइम्स दोनों के ट्रांसफॉर्म्स का कॉन्वोल्यूशन हमें लेना था। दोनों के ट्रांसफॉर्म्स की वैल्यू पुट की, हमने कन्वॉल्व कर लिया, ये हमारे पास रिजल्ट आया xt ऑफ ओमेगा। अब इसी में अगर हम कॉन्जुगेट लेते तो कॉन्जुगेट के बाद क्या रिजल्ट होता, जो चीज कॉम्प्लेक्स है उस पर बस कॉन्जुगेट शो करने की जरूरत है, रियल का कॉन्जुगेट तो वही वैल्यू रहेगी, इसलिए हमने और कोई चेंजेस नहीं किए। अब फिर हमने कहा कि यहाँ हम समेशन में वेरिएबल n लिखें m लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो हमने n की जगह पर क्या लिख लिया m लिख लिया। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमने देखा है कि पीएचडी की वैल्यू क्या होगी, ये जो चीज है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वो चीज कब आएगी, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमारे पास xt ऑफ ओमेगा आया, फिर हमने x कॉन्जुगेट ऑफ t फाइंड किया, x कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 and 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या चीज मिल रही है आपको, xt ऑफ ओमेगा इंटू x कॉन्जुगेट t ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, दोनों समेशंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमने दोनों समेशंस लिखे, एक समेशन फॉर n की वैल्यू -∞ टू इन्फिनिटी, एक समेशन m की वैल्यू -∞ टू इन्फिनिटी। इस समेशन से xn, दूसरे समेशन से xm, और एक से t हमने लिखा सिंक ऑफ, यहां पर हमने लिखा t अपॉन 2π इंटू ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, और दूसरा हमने फिर से लिखा, मल्टीप्लीकेशन में ही है ये चीज, यहां के बाद मल्टीप्लीकेशन में ही हम लिख रहे हैं दूसरे समेशन का रिजल्ट दैट इज t सिंक ऑफ t अपॉन 2π। अब हमने यहां पर क्या लिखा, ओमेगा माइनस m ओमेगा नॉट, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई, देख लीजिए एक बार, ये दोनों समेशंस लिख लिया आपने, xn इंटू xm कॉन्जुगेट लिख लिया आपने, ये xn इंटू क्या है, ये xm कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आपने ये एक बार ये t ये फंक्शन भी लिख लिया, और फिर दूसरी बार आपने इस समेशन का t ये आपने फंक्शन लिख लिया। ये चीज आ गई यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां से अगर हम दोनों तरफ फिर से क्या ले ले, ये चीज तो हमें पता है कि ये चीज क्या दे रही है हमें, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ xt ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स कॉन्जुगेट है मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो अब अगर आप दोनों तरफ फिर से लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/t का मल्टीप्लीकेशन ले लें, मतलब यहां पर अगर हम अब लिख रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस xt ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t, हमने इस तरफ जो वैल्यू की है दूसरी तरफ भी हम वही चीज जब करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, समेशन फ्रॉम m इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहां से एक t तो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि xn इंटू xm कॉन्जुगेट इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही समझ लीजिएगा यहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, दैट इज यहां से हम लिख रहे हैं ये चीज, दैट इज t सिंक ऑफ t अपॉन 2π इंटू ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट इंटू, फिर से हमारे पास एक और क्या टर्म है, दैट इज ये एक के लिए हमने लिखा और दूसरे के लिए भी हमारे पास टर्म है, दैट इज एक t, क्योंकि आप कैंसल आउट कर देंगे, ये जो आप ले रहे हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पर 1/t भी लेना था तो यहां पर आपके पास दो t's हैं, तो एक t कैंसल आउट हो गया, एक ओवरऑल t रह जाएगा। तो यहां पर हमने ये इसको हमने लिख लिया t लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t सिंक ऑफ दिस वैल्यू एंड अगेन सिंक ऑफ
टी अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा माइनस एम ओमेगा नॉट। यहां पर एन ओमेगा नॉट लिखा, यहां पर क्या लिखा हमने, एन ओमेगा नॉट। कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किए, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाए। हमने सिंपली इस पूरे समेशन में हमने दोनों तरफ लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी किया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में एक टी कैंसल आउट हो गया, एक टी बचा हुआ है, तो इस चीज को हमने अलग लिख लिया। और जो बची हुई चीज है, मतलब एक टी सिंक का ये फंक्शन, सिंक का ये फंक्शन, और उसके साथ लिमिट टी टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब यहां पर आपको ये देखना है, ये चीज आप एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, इसको हम यहां पर स्पेस नहीं है, अब हम दूसरे साइड में एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको हम फ्रेश में लिखेंगे तो अभी आपको फिर से चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक की चीज हम एक दो बार रिकॉल कर चुके हैं कि क्यों हम लिख रहे हैं, तो इसलिए ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें लिखते ये ठीक है, तो यहां से अब 2-3 स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक आपने कर लिया, ये चीजें आपने देख ली हैं किसके लिए, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा कि जो वैल्यू आपको मिल रही है, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन टी, जिसको आप लिख सकते थे जी एक्स ऑफ ओमेगा, इसकी वैल्यू आपने लिखी है समेशन फ्रॉम एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, समेशन फॉर m equals to minus infinity to infinity, then xn and xm conjugate into limit t tends to infinity times, यहां पर हमारे पास फंक्शन था t sinc of t upon 2 पाई ओमेगा माइनस एक बार n ओमेगा नॉट और दूसरी बार sinc of t upon 2 पाई ओमेगा माइनस m ओमेगा नॉट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर हम लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, ये देखिए आपका ट्रांसफॉर्म है सिंक का फंक्शन, इसी चीज को आप ये लिख रहे हैं t सिंक ऑफ, ये जो भी वैल्यू आपने लिखी है। तो अगर हम t की वैल्यू को इन्फिनिटी लेंगे तो आप इस सिग्नल का शेप कैसा एज्यूम कर रहे हैं। आपने जब इंपल्स फंक्शंस पढ़ा था तो आपने लिखा था कि इसको हम जनरलाइज फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इट कैन बी अप्रोच्ड यूजिंग वेरियस वैरायटी ऑफ सिग्नल्स। मतलब अगर यहीं पर आपने t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दिया तो इस सिग्नल की ओरिजिन पर हाइट कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। और अगर ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये इंटरवल 2 पाई अपॉन टी क्या है, 0 है। मतलब उस केस में अगर आप देखें तो ये सिग्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इसका शेप देखें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, तो ये जो शेप आएगा अगर आप देखें तो क्या वो ऐसी चीज मिलेगी आपको, सिर्फ t इज इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट करने वाला एक सिग्नल, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स अगर ये 2 पाई अपॉन टी है, 6 पाई अपॉन टी है, जैसे ही सब में डिवीजन में t है और अगर आपने t टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया, मतलब ये सारे पॉइंट्स कहां पर आ गए हैं, t इज इक्वल्स टू 0 पर आ गए। और t इज इक्वल्स टू 0 पर जो एम्पलीट्यूड था वो वैल्यू कितनी थी, t थी, जो t टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी है। मतलब आपको कैसा सिग्नल मिला, जिसके लिए वैल्यू इन्फिनिटी एग्जिस्ट सिर्फ कहां पर पड़ रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पर। तो ये इंपल्स को कभी आप इसके एम्पलीट्यूड से तो शो नहीं कर सकते, तो आपको क्या चाहिए, इंपल्स का एरिया चाहिए। तो देखिए एरिया फर्क नहीं पड़ता कि आप t की क्या वैल्यू ले रहे हैं, इस सिग्नल का एरिया हमने पहले फाइंड कर लिया था, इसका एरिया कितना है हमारे पास, 2 पाई है। मतलब जो इंपल्स भी आएगा उस इंपल्स सिग्नल का भी एरिया कितना होगा, 2 पाई होगा। मतलब इंपल्स आपका एरिया 2 पाई के लिए है, और क्योंकि ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, तो ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट करने वाला एक इंपल्स रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात की हमने कि यहां पर हम जो ये देख रहे हैं सिंक फंक्शंस हमने लिया है, और यहां पर हम इन सिंक फंक्शन की वैल्यू कहां पर देख रहे हैं, फॉर t टेंड्स टू इन्फिनिटी देख रहे हैं। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस सिंक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर आपने अगर लिखा कि फॉर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी सिंक फंक्शंस रिप्रेजेंट्स इंपल्सेस। अब अगर आप देखें ये भी एक इंपल्स है और ये भी एक इंपल्स है, अभी हम इस t की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम सिंपली बस इन दोनों सिंक फंक्शंस को देख रहे हैं। अगर दो इंपल्स फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आए वो नॉन जीरो आए, वो कब पॉसिबल है, जब दोनों इंपल्स एक ही वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं इंपल्स फंक्शन एक मोमेंट में एग्जिस्ट करने वाला सिग्नल है। तो अगर दोनों इंपल्सेस अलग अलग ड्यूरेशन पर एग्जिस्ट करेंगे तो क्या इनका कोई नॉन जीरो प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी
t into sinc of t upon 2 pi into omega minus n omega naught multiplied with sinc of t upon 2 pi omega प्लस ओमेगा माइनस एम ओमेगा नॉट। ये जो वैल्यू होगी हमारी, हमने कहा कि t टेंस टू इन्फिनिटी पर ये एक इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका इंपल्स का एरिया कितना होगा 2 पाई। लेकिन हमने ये भी कहा साथ में कंडीशन कि इनका प्रोडक्ट तभी नॉन जीरो होगा जब ये दोनों फंक्शंस एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब अगर आप यहां से देखें तो ये हमारा सिंक फंक्शन जो इंपल्स बनेगा वो इंपल्स कहां एग्जिस्ट करेगा, ओमेगा इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट पर, और ये इंपल्स कहां एग्जिस्ट करेगा, एम ओमेगा नॉट पर। तो अगर वो दोनों वैल्यूज सेम होनी है, मतलब हमारा नॉन जीरो प्रोडक्ट वही मिलेगा जहां एन ओमेगा नॉट और एम ओमेगा नॉट इक्वल हो, मतलब जहां पर एन की वैल्यू एम के इक्वल हो, सिर्फ वहीं पर हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, इट इज 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट ओनली इफ एन इक्वल्स टू एम एंड इट इज 0 इफ एन इज नॉट इक्वल्स टू एम। ये चीज समझ रहे हैं हम कि हमने कहा कि अगर हम t टेंस टू इन्फिनिटी ले लें तो ये दोनों सिंक फंक्शंस इंपल्स फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और दो इंपल्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो इसके लिए जरूरी है कि दोनों इंपल्स एक ही जगह पर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो हमने देखा कि इस इंपल्स को जो हमारा सिंक फंक्शन था, क्योंकि उसका एरिया 2 पाई था, तो इसलिए ये चीज हमने लिखा कि 2 पाई एरिया का इंपल्स होगी जो कहां एग्जिस्ट करेगी, ओमेगा इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट पर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब n और m की वैल्यू सेम हो, तो इसलिए हमने लिखा ओनली फॉर n इक्वल्स टू m, अदरवाइज दिस वैल्यू इज व्हाट, 0। यहां तक समझ रहे हैं हम चीज। तो अब अगर हम ये वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देयरफॉर वी कैन राइट लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ xt ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन t, इट इज इक्वल्स टू। अब ये दो समेशंस रखने का मतलब नहीं, क्योंकि n और m एक ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास ये एक समेशन आ गया। हमने मान लिया n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उस बीच में ये हमने लिखा xn इनटू, क्योंकि xm और xn अब सेम होंगे, m इक्वल्स टू n है, तो इसको हमने क्या लिखा, xn का कॉन्जुगेट, ठीक है। और इस पूरी चीज की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इनटू 2 पाई इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, जहां पर हम n की वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें तो फिर से ये जो टर्म हमने लिखा है xn इंटू एक्सएन कॉन्जुगेट, ये हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर। तो इसलिए इस चीज को आप क्या नाम देते हैं, ये हमारी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है सिग्नल x के लिए, तो इसको हमने लिखा gx ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई को आप बाहर कर लीजिए कांस्टेंट, समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इनका इक्विवेलेंट हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। मतलब जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, अगर आप देखें तो वो क्या होंगे, उसमें सिर्फ इंपल्सेस होंगे। कहां कहां पर इंपल्सेस होंगे, जो भी इस पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, उसी ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट या माइनस ओमेगा नॉट माइनस 3 ओमेगा नॉट, इन फ्रीक्वेंसीज पर हमारे क्या होंगे, इंपल्सेस होंगे। और उन इंपल्सेस के लिए जो एरिया होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, x ऑफ n जो भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उन इंपल्सेस का एरिया मिलेगा। तो अभी तक हमने जो चीजें देख ली कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ को डिफाइन करती है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पावर पर यूनिट बैंडविड्थ को डिफाइन करती है। कैसे फाइंड करेंगे टोटल पावर, अगर हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अगर हम इंटीग्रेट कर लें पूरी फ्रीक्वेंसी में तो हमें उस सिग्नल के टोटल पावर की वैल्यू मिल जाएगी। ये सभी चीजें आपने देख ली। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं दोनों केस में, और उसके लिए हम देख लेते हैं कि कैसे आप इनको यूज करेंगे जो भी आपने इक्वेशंस देखे हैं, फिर हम ये लेक्चर एंड करेंगे। तो 10 मिनट्स और मैक्सिमम टाइम लगेगा, लेकिन फिर उसको करके ही हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इजी चीजें हैं, सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, रिजल्ट्स बस आपको याद रखने चाहिए। तो ये कैसे हम रिजल्ट्स तक पहुंच रहे हैं वो क्योंकि इजी स्टेप्स हैं, कोई ऐसे हार्ड नहीं है, तो इसलिए मैं उनको स्किप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें थोड़ा आपको सिग्नल रिकॉल करवा देंगी तो आपको आगे बहुत इससे आसानी रहने वाली। तो मान लीजिए जैसे हमने अगर एक क्वेश्चन ले लिया कि सिग्नल xt इज इक्वल्स टू 2 e to the power -2t ut is passed
थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर, आइडियल नहीं लिखे हम, अगर सिंपली सिर्फ लो पास फिल्टर लिखे, ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 रेडियंस पर सेकेंड। तो अगर हमें इसके लिए पूछा गया है फाइंड क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, इस एग्जांपल से बस हमें यह समझना है कि क्या हम इसको देखकर सिग्नल के लिए इनपुट सिग्नल का पावर फाइंड कर सकते हैं, इनपुट सिग्नल पावर। नेक्स्ट सिग्नल की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर x ऑफ टी आप देख रहे हैं कैसा सिग्नल है हमारा, एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, अगर हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करें, इनपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इस LTI सिस्टम का जो आपको गिवन है लो पास फिल्टर, और आउटपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, यहीं पर इनपुट की एनर्जी भी देखनी है आपको, इनपुट की एनर्जी क्या होगी और आउटपुट की एनर्जी क्या होगी, आउटपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप अगर देखें x ऑफ टी आपको अगर पता है, xt आपके पास अगर गिवन था 2e टू द पावर माइनस 2t ut, तो यह तो आपको पता है e टू द पावर माइनस at ut, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा, या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते तो 1 अपॉन s प्लस a। तो अगर हम इसके लिए लैप्लास के फॉर्म में ही लिख लेते हैं सपोज, तो ये हमारे पास x ऑफ s की क्या वैल्यू आ गई 2 अपॉन s प्लस 2, ठीक है। इसको हम इजी बनाने के लिए सिंपली इसको हम e टू द पावर माइनस t ले लेते हैं, ठीक है। हमें बस समझना है कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इजी को एग्जांपल रखते हैं। तो e टू द पावर माइनस t, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें s प्लस 1 मिलेगी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो पोल है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, -1 पर, और अगर हम राइट साइडेड सिग्नल ले रहे हैं तो ROC क्या होगी, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, मतलब इसकी ROC j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही है, तो इसलिए डायरेक्टली आप यहां से x ऑफ ओमेगा भी लिख सकते थे, सिंपली s की जगह j ओमेगा पुट करके 2 अपॉन j ओमेगा प्लस 1 लिख सकते थे, ठीक है। अब ये आपने एक LTI सिस्टम लिया है, ये आपका एक लो पास फिल्टर है जिसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है fc, ओमेगा c से आपने लिखा है दैट इज 1 रेडियंस पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। इसमें आप ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं xt और आपका आउटपुट है सपोज yt। तो अब अगर हम देखें कि ये जो लो पास फिल्टर आपने लिया, मतलब ये कैसा सिस्टम होगा, ये आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर, आप कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे होंगे, तो आपका ये लो पास फिल्टर बिहेव कर रहा है। ये R है, ये C है। अगर हम लैप्लास डोमेन में देखें तो इसका इंपीडेंस हम लिख सकते हैं 1 अपॉन CS। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज अगर हमने लैप्लास डोमेन में नाम दिया V2 ऑफ S, ये वैल्यू हमारी V1 ऑफ S। अगर हम इस करंट को नाम दे दें I ऑफ S, तो यहां से आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना, मतलब आउटपुट और इनपुट का रेशियो लिखना। तो ये सभी चीजें, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स हैं, तो आपको ये एज्यूम करते हुए मैं लिख रहा हूं कि सभी चीजें हमें बहुत अच्छे से आती हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, इनपुट लूप में KVL अगर लिखते तो V1 ऑफ S की क्या वैल्यू आती, R रेजिस्टेंस R इंटू आई ऑफ एस प्लस 1 अपॉन सी एस इंटू आई एस, जिसको हम एक साथ लिख लेते हैं R प्लस 1 अपॉन सी एस इंटू आई ऑफ एस, जिसको हम और लिख सकते थे आर सी एस प्लस 1 अपॉन सी एस इंटू करंट आई ऑफ एस। और आउटपुट वोल्टेज क्या हमारा, सिंपली इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, इंपीडेंस इसका 1 अपॉन सी एस, इसमें करंट आई ऑफ एस, तो V2 ऑफ एस की वैल्यू को क्या लिख सकते थे हम, आई ऑफ एस इंटू 1 अपॉन सी एस, ठीक है, इंटू 1 अपॉन सी एस। तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन चाहिए दैट इज एच ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू V2 ऑफ एस अपॉन V1 ऑफ एस। नॉर्मली वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो को ही आप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, V2 ऑफ एस की वैल्यू है आई ऑफ एस अपॉन सी एस, और V1 ऑफ एस की वैल्यू है आर सी एस प्लस 1 इंटू आई ऑफ एस अपॉन सी एस। तो ये सी एस और सी एस कैंसल्ड, आई एस भी कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और आपकी वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन 1 प्लस आर सी एस। फिर से आपने देखा पोल इसका -1 अपॉन आर सी पर है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की आरओसी इंक्लूड कर रही है हमारे जे ओमेगा एक्सिस को, तो एस की जगह सिंपली जे ओमेगा पुट करके हम एच ऑफ ओमेगा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया एच ऑफ ओमेगा फॉर दिस लो पास फिल्टर, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
वन प्लस, ऐसे लिख लेते हैं इस वन को, अगर हमने पहले लिखा तो जे ओमेगा, एस की जगह जे ओमेगा इंटू आर सी। अब आप जानते हैं कि जहां पर इसका मैग्नीट्यूड इसके ओमेगा इक्वल्स टू 0 के मैग्नीट्यूड का 1/√2 टाइम्स रह जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी को आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। तो वो हमें और कैसे मिल जाती है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कर ले 1/1 प्लस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा सी से, क्योंकि अगर आप यहां पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सी के बराबर पुट करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा 1/1 प्लस जे, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रह जाएगी 1/√2। पहले कितनी थी, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड 1 था। ये सभी चीजें हमें पता है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें तो ओमेगा सी की जगह पर क्या वैल्यू दिख रही है आपको 1/RC दिख रही है। तो यहां से अगर आप देखें तो ओमेगा सी की वैल्यू क्या आती, 1/RC आती। हमें नहीं पता RC की क्या वैल्यू है, लेकिन हमें यह बता दिया गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसलिए अगर 1/RC 1 है तो RC की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये आपको जो ट्रांसफर फंक्शन मिला, इस ट्रांसफर फंक्शन को अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, h ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/1 प्लस जे ओमेगा अपॉन, आपने ओमेगा सी लिखा, ओमेगा सी की वैल्यू 1 है तो इसलिए वैल्यू क्या होगी, सिंपली 1/1 प्लस जे ओमेगा। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना होता तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू होगी, न्यूमरेटर तो रियल है उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसके लिए फेज एंगल की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते तो क्या वैल्यू होती है, फेज एंगल ऑफ h ऑफ ओमेगा, न्यूमरेटर का फेज एंगल 0, डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्ट होगा 0 में से, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है ये चीज। तो इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल प्लॉट अगर आपसे बोला जाता तो वो भी आप बहुत इजीली जानते हैं, कर सकते हैं। तो यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप अगर इसको प्लॉट करते तो ये आपको इस टाइप का ये मैग्नीट्यूड प्लॉट दिखता है ओमेगा के रिस्पेक्ट में x ऑफ ओमेगा। यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर 1 है तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये वैल्यू 1, और अगर ये मैग्नीट्यूड आप कह रहे हैं ये 1/√2 है तो ये पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 गिवन है तो ये -1 और +1 आपको मिलेगा। इस फेज एंगल को प्लॉट करते ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो ये भी आपको पता है इसका शेप कैसा मिला होता आपको ये इस टाइप का ये शेप मिला होता, ओरिजिन से पास होती हुई ये चीज जिसकी वैल्यू ये फेज एंगल ऑफ x ऑफ ओमेगा आप ड्रॉ किया आपने, तो ये +π/2 फेज एंगल, ये -π/2, और अगर आप देखें -1 या +1 पर तो ये फेज एंगल्स आपको क्या दिखेंगे, +π/4 एंड -π/4। इनका एप्लीकेशन हमें नहीं देखना, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। हमें क्या चाहिए, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज चाहिए इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स की। तो अगर हमें क्या पता चल गया अगर x ऑफ t से हमें x ऑफ ओमेगा पता चल गया, तो अगर x ऑफ ओमेगा पता है तो यहां से हम फर्स्ट अगर लिखना चाहते एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो पहले तो आपको यह पता है कि अगर आपका सिग्नल है 2e⁻⁻t ut, तो इस सिग्नल के लिए एनर्जी की वैल्यू हमने लिखी थी, एनर्जी इज व्हाट, अगर सिर्फ e⁻⁻80 ut होता तो उसकी एनर्जी 1/2 है, मतलब 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर सिर्फ ये पोर्शन होता तो एनर्जी की वैल्यू होती 1/2, लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया आपने 2 से, तो जितने से आप एम्पलीट्यूड स्केल करते हैं उसके स्क्वायर से हमारे एनर्जी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती इंटू 4, तो मतलब कितनी एनर्जी 2 जूल्स इस इनपुट सिग्नल की एनर्जी। इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। अब अगर यहीं पर आप एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालते तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो आपने साई x ऑफ ओमेगा से लिखा था, क्या वैल्यू लिखी थी आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी देती। तो अगर आप देखें तो x ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर आपने ये x ऑफ ओमेगा डिफाइन किया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा, रियल है तो इमेजिनरी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ये चीज, ये हमारे x ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेंगे, मतलब ये वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट का, तो मतलब यहां पर क्या वैल्यू रहेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे क्या लिए क्या है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। अब यहां से अगर आपको टोटल एनर्जी पता करनी होती, जो हम एनर्जी देख रहे हैं कितनी वैल्यू आ रही है 2 जूल्स, तो कैसे मिलती है हमें टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ x क्या लिखा है आपने, इंटीग्रेट करना है आपको -∞ से इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है हमारी दैट इज, अगर आप ओमेगा के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर 1/2π का टर्म ले लीजिए। अगर ओमेगा के टर्म्स में हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1/2π का टर्म ले लेंगे, ये x ऑफ ओमेगा का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसको हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर यहीं पर हमें f के रिस्पेक्ट में लेना होता तो मतलब यहां पर हम 2 पाई का टर्म नहीं लेते, तो हम सिर्फ यहां पर df लिखते। अब अगर हम इस चीज को देखें, ये हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपको पता है इसके लिए इनवर्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो यहां पर हम 1/a tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a लेते। a की वैल्यू 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा आपको, ये 4 को बाहर कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4/2 पाई इनटू इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको पता है 1/a, a की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a, दैट इज ओमेगा ओनली, और इसमें आपको लिमिट्स क्या पुट करनी है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी है 2/पाई है, दैट इज अगर आपने देखा तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2/पाई इनटू अगर आप ओमेगा की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो +π/2 माइनस जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो -π/2, तो -π/2 को हम लिख देते हैं +π/2। तो यहां से अगर आप देखें तो 2/पाई इंटू पाई, ये पूरा सम कितना हो गया पाई हो गया, तो 2/पाई इंटू पाई ये वैल्यू कितनी आ गई 2 जूल्स। तो ये वही एनर्जी आ रही है जो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। तो अगर सिग्नल डायरेक्टली गिवन होता तो आप ऐसे एनर्जी फाइंड कर लेते। अगर सिग्नल डायरेक्टली गिवन नहीं होता, आपको अगर एनर्जी डेंसिटी आपको गिवन होती तो उस एनर्जी डेंसिटी को अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं इंटीग्रेट तो 1/2 पाई का टर्म लीजिए, अगर एफ के टर्म्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये टर्म नहीं लीजिए। आपने इसको इंटीग्रेट किया और आपको इनपुट सिग्नल की एनर्जी मिल गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड आ चुका है, इनपुट सिग्नल की एनर्जी आ गई, इनपुट की एनर्जी डेंसिटी आ गई, तो आप आउटपुट की एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते? अगर यहीं पर हम लिखें दैट इज आउटपुट की एनर्जी डेंसिटी अगर आपको अब देखनी होती तो यहीं पर इनपुट की एनर्जी डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करते जो आपके ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर से, और आपको आउटपुट की एनर्जी डेंसिटी मिल जाती। ठीक है ये, तो अगर हम लिखें आउटपुट की एनर्जी डेंसिटी को अगर हमने लिखा साई y ऑफ ओमेगा, तो ये वैल्यू क्या होती मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर इनटू जो हमारे इनपुट की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है h ऑफ ओमेगा की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड है 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिली हमें h ऑफ ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इनटू साई एक्स ऑफ ओमेगा, कितना फाइंड किया अभी आपने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनपुट के लिए फाइंड किया आपने 4/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 4/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू अगर हम लिखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे आउटपुट के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गई। अब अगर आपको आउटपुट का पावर देखना होता, पावर इन आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल का पावर क्या होगा, क्या लिखते वैल्यू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि ओमेगा का फंक्शन है तो हम क्या लेकर चल रहे हैं 1/2 पाई का टर्म ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एफ के टर्म्स में लेकर चलेंगे तो डीएफ लिखेंगे, फिर हम ये टर्म नहीं लेंगे। तो यहां हमने लिखा 4/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डी ऑफ ओमेगा। तो अब अगर हम देखें ये जो हम ले रहे हैं पी वाई आउटपुट का आउटपुट की एनर्जी हम लिखेंगे यहां पर, इट इज व्हाट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी इन आउटपुट सिग्नल दैट इज पी ई एक्स। तो अगर हम देखें एनर्जी अगर हम देखें क्योंकि लो पास सिग्नल है तो मतलब इसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी रेंज थे अगर आप उस पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को पास होने देते आउटपुट तक, तब जो आउटपुट सिग्नल आता उसकी एनर्जी और इनपुट सिग्नल की एनर्जी आपको सेम मिलती। लेकिन क्योंकि आपने उसको लो पास फिल्टर अगर बना दिया, मतलब से पास कर रहे हैं, तो उसके हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को आप पास नहीं होने दे रहे, जिससे अगर आप पूरे रेंज में जो पहले इंटीग्रेट करते वो लिमिट अब आपकी क्या हो गई है कम हो गई। तो डेफिनेटली आउटपुट में जो पावर आपको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी आपको कम मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहां से देखें तो आउटपुट की एनर्जी ये वैल्यू अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन मॉडिफिकेशन किया इसमें, अगर हमने मान लिया लेट ओमेगा इज इक्वल्स टू tan थीटा, देन हम यहाँ लिख सकते थे डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट सेक स्क्वायर थीटा, या फिर अगर हम डी ओमेगा इक्वल्स टू लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ये चीज। तो अब अगर हम इसी इंटीग्रल को देखें तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, या 4 को भी बाहर कर लीजिए तो 4/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम
जब हम ओमेगा के लिमिट्स को चेंज करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देखिए यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा। तो जब ओमेगा आप टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो उस केस में थीटा टेंड्स टू व्हाट, प्लस पाई बाई टू। tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी इज प्लस पाई बाई टू। जब आप ओमेगा माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई टू। तो डायरेक्टली हम उसको पुट कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू जब आपने माइनस इन्फिनिटी ली तो हमने थीटा की वैल्यू ली माइनस पाई बाई टू, प्लस इन्फिनिटी के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू आई प्लस पाई बाई टू। इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ गया, इंटू इस डी ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी है हमने लिखा है इस डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक sec स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1/sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहां से आपको जो वैल्यू मिली 2/पाई टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब हम इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो cos स्क्वायर थीटा को अगर हमने लिख लिया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने यहीं पर लिख लिया कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसको लिखा, दैट इज एनर्जी इन y इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, इट इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इस पूरी चीज को अब हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 2/पाई। पहली बार हमने ये 2 और 2 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर अगर आप कैंसिल कर दें तो ये आपके पास वैल्यू है 1/पाई। पहली बार 1 इंटू डी थीटा, मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन, वैल्यू क्या आ गई थीटा। इसमें आपको लिमिट्स क्या पुट करनी है, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू। और दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, दैट इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसमें भी हमें लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो साइन में जब आप थीटा पुट करेंगे प्लस पाई बाई टू तो ये साइन पाई दैट इज 0, जब माइनस पाई बाई टू भी पुट करेंगे तो साइन माइनस पाई वो भी वैल्यू 0, मतलब ये टर्म तो हमेशा ही 0 आएगा। यहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू, जब आप लिमिट लेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या मिली आपको, पाई मिली। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/पाई इंटू पाई, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 जूल। मतलब आउटपुट पावर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटपुट पावर हमारा आउटपुट एनर्जी इनपुट से कम आनी चाहिए, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज को हमने बस पास किया है, तो वो चीज हमें दिख रही है कि इनपुट सिग्नल का पावर था 2 जूल्स, एनर्जी 2 जूल्स थी, और आउटपुट सिग्नल की एनर्जी क्या मिली आपको, 1 जूल मिली। तो ये लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है लेक्चर की, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम जैसे हमने एनर्जी के केस में अभी देखा वैसे ही अगर हम ये क्वेश्चन ले लेते, ये आपके लिए होमवर्क है कि फॉर कोई एक सिग्नल है हमारा, अ पावर सिग्नल is passed through a low pass filter of कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर से हम वही सेम लो पास फिल्टर ले लेते हैं जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सके। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 रेडियंस पर सेकेंड। तो एक पावर सिग्नल को हम पास कर रहे हैं किससे, लो पास फिल्टर से। तो आपको बताना है फाइंड इनपुट एंड आउटपुट पावर एंड पावर, ऐसा लिख लें, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड पावर इफ द इनपुट PSD इज गिवन एज, ये हमने कुछ केसेस ले लिए। इनपुट सिग्नल के लिए तो आपको सिर्फ पावर ही फाइंड करना है क्योंकि PSD हम ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं। तो इनपुट सिग्नल की कुछ अलग अलग केसेस में, 3 केसेस में हम ले रहे हैं। फर्स्ट केस अगर हमने लिया कि इनपुट सिग्नल की PSD, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, gx ऑफ ओमेगा की बात कर रहे हैं। अगर ये gx ऑफ ओमेगा की वैल्यू है कांस्टेंट k फॉर
माइनस इन्फिनिटी टू ओमेगा टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। अगर पहले केस में अगर आपके पास जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो इनपुट सिग्नल की अगर वो कांस्टेंट है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो अगर ऐसे सिग्नल को आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं लो पास फिल्टर की जिसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 रेडियंस पर सेकेंड, तो उसके लिए आपको बताना है कि इनपुट सिग्नल में पावर कितना है और आउटपुट सिग्नल की क्या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी और आउटपुट सिग्नल का क्या पावर होगा। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। पहला केस जब gx ऑफ ओमेगा क्या हो, कांस्टेंट हो k। दूसरा केस जब हम अगर इस gx ऑफ ओमेगा अगर हमने इसको रिप्रेजेंट किया, लेट इट इज अ गेट फंक्शन ऑफ टोटल विड्थ 2 यूनिट्स, दैट इज इन फ्रीक्वेंसी हम बात कर रहे हैं 2 रेडियंस पर सेकेंड अगर हमारे पास विड्थ हो, विड्थ 2 सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन। अगर ये हमारा कोई गेट फंक्शन है gx ऑफ ओमेगा, मतलब अगर ये पर आप देखकर समझ सकते हैं कि अगर टोटल विड्थ 2 है तो माइनस ओमेगा की वैल्यू -1 से ओमेगा की वैल्यू +1 के बीच में हमारा ये यूनिट एम्पलीट्यूड का हमारा ये गेट फंक्शन गिवन है। एम्पलीट्यूड नहीं गिवन है तो वैल्यू कितनी लेनी है आपको उस बीच में, 1 लेनी है उस गेट फंक्शन की वैल्यू। और थर्ड आप फाइंड कीजिएगा अगर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल की पीएसडी हो gx ऑफ ओमेगा, अगर ये वैल्यू आपको गिवन है लेट्स से डेल ऑफ ओमेगा +1 या ओमेगा -1 एंड प्लस डेल ऑफ ओमेगा +1, अगर ये हमारी अगर इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में 2 इंपल्सेस बस हैं तो उस केस में आपको बताना है कि आउटपुट सिग्नल का पावर क्या होगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा हम 3 सिग्नल्स ले रहे हैं, जिन तीनों सिग्नल्स के लिए मान लीजिए कि अलग अलग आपको इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज पता है और इन तीनों सिग्नल्स को हम पास कर रहे हैं एक लो पास फिल्टर से जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 रेडियंस पर सेकेंड। तो आपको आउटपुट सिग्नल का पावर और आउटपुट सिग्नल के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बतानी है। तीनों केसेस में इनपुट सिग्नल का पावर भी निकालना है और ये चीज देखनी है कि क्या इनपुट सिग्नल का पावर और आउटपुट सिग्नल का पावर इक्वल है या इनपुट का पावर ज्यादा और आउटपुट का पावर कम है। तो ये चीजें आप पूरी एनालाइज कीजिएगा। तो ये एक बेसिक लेक्चर था, इसलिए हमने इसको एक ही लेक्चर में पूरी चीजें कवर करने की कोशिश की कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपने देख लिया, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देख ली, इन दोनों का रिलेशन एलटीआई सिस्टम में देख लिया, इनपुट में पता है तो आउटपुट में कैसा होगा, इन दोनों का रिलेशन आपने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के साथ देख लिया और फिर फाइनली आपने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देख ली किनके केस में, फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। तो नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को शुरू करेंगे और फिर जब अब रैंडम प्रोसेस में आएंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आप करते रहिए प्रैक्टिस, जहां भी डाउट्स होते हैं बिल्कुल आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एक आपके कमेंट का जो लाइक है डेफिनेटली वो मेरा होता होगा, जब भी मैं उन कमेंट्स को देखता हूं तो एक लाइक मैं जरूर करता हूं क्योंकि मैं आपको सबको रिप्लाई करूंगा तो थोड़ा ऑड हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी डाउट्स हों एटलीस्ट उनको आप जरूर बताइएगा और फिर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।